हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। A very 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 warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बौरे और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ फ्री हैंड मैपिंग की एक और क्लास। और इस क्लास में हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं, तो आई थिंक आप सभी ने थंबनेल में बेहतर तरीके से देख लिया होगा। आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे बेसिकली पठारों के बारे में, विश्व के प्रमुख पठार कौन से हैं, विश्व के प्रमुख जो है मैदान कौन से हैं, और साथ में जो है वो प्रमुख मरुस्थल कौन से हैं। इन सभी के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और याद रखिए कि इस डिस्कशन में कभी भी हम ये फोकस नहीं करेंगे केवल और केवल मरुस्थल किस देश में आता है या पठार किस देश में आता है। याद रखिए, जब आप यूपीएससी ओरिएंटेड होकर तैयारी कर रहे होंगे तो आपको याद रखना है कि उस डायमेंशन से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड कितनी चीजें एग्जाम में आ सकती हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी यूपीएससी वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादातर जो है फोकस नहीं करेगी। सामान्यतः जो है वो उसके इन डेप्थ एनालिसिस पर फोकस करती है। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि आप सभी लोग जो है इस चीज को समझेंगे कि क्या कारण है कि सिर्फ महाद्वीप कवर नहीं कर रहे हैं, हमें इन ऑल टोटल सारी चीजों को देखने की आवश्यकता है। देखिए, अगर मैंने सीधा एशिया उठाया और एशिया उठाकर उस पर जो है चीजों को प्लॉट करना स्टार्ट करा, अब आपको अगर एशिया के प्रमुख मरुस्थल नहीं पता होंगे तब मैं उसमें इन डेप्थ उसके आगे की चीजें आप तक पहुंचा नहीं पाऊंगा। फाइन, तो इस चीज का प्रयास करें, इस चीज को माने और इस चीज को कंसेप्चुअलाइज करें कि पहले आपको ब्रॉडर सेंस में एक पिक्चर माइंड पर उपस्थित होनी चाहिए। अब अगर मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, अगर मैं आपसे कहूं कि तकला-मकान जो है ये एक मरुस्थल है, ये चीन में आता है और ये मरुस्थल जो है गोबी मरुस्थल के नीचे आता है। अब ये चीज आप यहां समझ ले। अगर मैं उसके बारे में आपको कुछ और इंफॉर्मेशन दूं तो ये लोएस से जो है वो प्रभावित क्षेत्र है, यहां पर आपको घाटियां दिखती हैं। अब ये चीजें आपको कुछ पता हो तब जाकर मैं जब आपको एशिया समझाऊंगा या दक्षिण पूर्वी एशिया समझाऊंगा या दक्षिण पूर्वी एशिया की पॉलिटिक्स समझाऊंगा, जब हम एशिया पढ़ेंगे तब आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि क्या कारण है कि चाइना जो है वो बहुत बड़ा देश होने के बाद भी बहुत पॉजिटिव है अपने कोस्टल एरियाज के लिए, अपने तटीय क्षेत्र के लिए। वास्तविकता यह है कि इस क्षेत्र में चाइना, इस खासकर चाइना जो है अपने तटीय क्षेत्रों को लेकर इतना ज्यादा कंसर्न क्यों होता है। रीजन ये है कि इसके पीछे वाले भाग में जो है, यानी कि चाइना से पीछे जाएंगे आप तो वहां पर पहाड़ी, पठारी और मरुस्थलीय क्षेत्र है। चाइना की जो 70% जनसंख्या है वो केवल और केवल 10% एरिया में रहती है। अब चाइना जो है वो बड़ी जनसंख्या, बड़ा देश होने के बाद भी कुछ क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और इसीलिए आप पाएंगे कि चाइना का चाहे वो एनवायरमेंटल इंटरवेंशंस हो, यानी कि चाइना जो है अपने यहाँ जो शांघाई या अदर क्षेत्र हैं जहां बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, उससे डील करने के लिए जो है सारे प्रदूषण को पीछे पठारी क्षेत्र में भेज देता है। अब चाइना अपना शांघाई शहर क्लीन कर सकता है इस मेथड से, बट भारत नहीं कर सकता। आप समझिए इस चीज को, अगर भारत ने अपना दिल्ली क्लीन करने का प्रयास करा और सारा जो प्रदूषण है उसे बाहर निकालने का प्रयास करा तो भारत निकालेगा किस दिशा में? आइए मैं आपको इसमें समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा कि ये है बेसिकली भारत। और मैंने कई बार आप सभी को समझाया है कि प्रयास करें कि आप फ्री हैंड जो है वो इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप बना पाए। फाइन, तो ये कुछ इस तरीके से अगर हम ड्रॉ करें तो आप पाएंगे कि ये एक रफ आउटलाइन है। डोंट टेक इट सीरियस कि ऐसा ही बनना चाहिए, ये थोड़ा सा जो है रफली मैंने ड्रॉ करा है। याद रखें कि अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से अगर हमें प्रदूषण निकालना है तो आप सभी को पता होगा बाय द सुपरफिशियल इवन नॉलेज ऑफ इंडियन ज्योग्राफी कि यहां से पवनें चलकर आती हैं। अब अगर हमने यहां पर ब्लोअर्स लगाए, बड़े बड़े विंड मिल्स लगाई या फिर कोई भी ऐसा साधन लगाया जो यहां से प्रदूषण को बाहर निकाले, तो आप पाएंगे वो प्रदूषण या तो राजस्थान या तो यूपी वाले क्षेत्र में जाएगा। और याद रखिए कि चाइना में जहां शांघाई के पीछे खाली क्षेत्र है, चाइना वहां से प्रदूषण हटा सकता है और पीछे खाली क्षेत्र में वो जा सकता है, पर भारत के केस में सक्सेसफुल नहीं होगा। अब इस प्रकार से चीजों को अब याद रखिए कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि दिल्ली जो है वो उतना ज्यादा जो है वो इंडस्ट्रियलाइज नहीं है, उतना ज्यादा औद्योगिकृत नहीं है जितना शांघाई है, पर फिर भी शांघाई को क्लीन कर लिया चाइना ने, भारत क्यों नहीं क्लीन कर सकता दिल्ली को? अब वहां पर फिर आपको ये डायमेंशन ऐड करना होगा। अब ये एक लॉजिकल डेवलपमेंट है, इसको समझिए। मेरा प्रयास ये है और हमारी टीम का प्रयास ये है, ऐसा नहीं है कि हम सीधा सीधा आप तक वो स्टफ ये पहुंचाते हैं और दैट्स इट, नाउ इज गेम ओवर। नाउ हमारा ये एम है कि आप तक वो समझ पहुंचे, वो अंडरस्टैंडिंग पहुंचे, जिससे आप आने वाले समय में नए टॉपिक्स भी कवर कर पाए। फाइन, तो इसको समझिए कि एक बार आपने चीजों को समझा, अगर यहां पर एटलस में आपने जो है फ्री हैंड मैप पर इसे प्लॉट करा, प्लॉट करने के साथ आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। तो यहां पर मैं आपको जो है पहले एक बार पर्वत मैंने बता दिए हैं, पठार, मैदान और मरुस्थल,
ये हम अभी देख लेंगे। और फिर जैसे ही मैं इसके बाद जो है स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप, तब फिर आप उस चीज को लेकर अपने माइंड पर जब आएंगे तो मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको वहां पर जियोपॉलिटिकल या फिर इन्वायरमेंटल या फिर टेक्टोनिकल ये डायमेंशन आपके साथ डिस्कस कर पाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस चीज को समझ चुके होंगे। आई नो आप सभी की उम्मीद ये रहती है कि हम सीधे कॉन्टिनेंट पर आए, बट इस चीज को समझिए कि ये मेरी एडवाइस है कि आप जो है इसे पहले करें। फाइन। और मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा आप सभी से। देखिए, इस प्रकार से जो है वो लर्निंग में, इस प्रकार से समझाने में चीजों को बहुत समय लगता है। फाइन, इट यूज टू टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो इस एफर्ट को आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। आप इस चीज को, इस वीडियो को, इस सीरीज को थोड़ा सा शेयर करें। आपका एक शेयर जो है हमें मोटिवेट करेगा इस प्रकार के वीडियोस को आगे लाने के लिए। दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप सभी जो है वो इस चीज को थोड़ा सा शेयर जरूर करें। फाइन, फर्स्ट थिंग। नाउ द सेकंड थिंग इज कि आप सभी के मैसेजेस आ रहे थे मैराथन के बाद कि बेसिकली हम एनरोल करना चाह रहे थे, पर जो है समय निकल गया था। इस कारण जो है हम एनरोल नहीं कर पाए बैचेस में। तो बैचेस की जो डेट थी वो क्लोज हो गई थी। तो देखिए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि कुछ बच्चे जो है वो लिटरली चाह रहे थे वो जो P2I बैचेस हैं उसमें एंट्री लेना, बट चूंकि डेट्स क्लोज हो चुकी थी, हम जो है उसमें एंट्री नहीं दे पाए थे। तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बैच 2 जो है वो स्टार्ट होगा और इसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो याद रखिए 23 अक्टूबर है। इस प्रकार से आप देख पाएंगे। तो अगर आप पिछले वाले बैच में एनरोल नहीं कर पाए हैं तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। 23 अक्टूबर को ये बैचेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, क्लासेस से स्टार्ट हो जाएंगी और उसमें जो है यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। जैसी अभी आपने प्रीवियस बैच में देखी, वो बैच लॉन्च होकर रनिंग कंडीशन में आ चुका है। फाइन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बैच में जरूर आएंगे। और देखिए बच्चों, याद रखें जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको समझाया था कि YouTube से पढ़ना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इस चीज को समझें कि आप अगर किसी एग्जाम को डेडिकेशन और प्रोफेशनली क्लियर करना चाहते हैं तो वहां पर एक्सपर्ट गाइडेंस रिक्वायर्ड है। मैं पहले भी बता चुका हूं और मैं आप सभी को अब किस तरीके से समझाऊं कि अगर आप डेली वीडियो देख रहे हैं, फाइन, तो कौन सा ऐसा फोर्स है जो आपको रोक रहा है, कौन सा ऐसा बल है जो आपको रोक रहा है हम तक पहुंचने से। याद रखिए वो आर्थिक नहीं है। फाइन, ये हमेशा याद रखिएगा, वो पैसा कभी नहीं है। वाई? बिकॉज ये बहुत ज्यादा कोई कॉस्ट नहीं है आपके फ्यूचर के रिस्पेक्ट में, आपके ड्रीम के रिस्पेक्ट में। और सबसे बड़ी बात है कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए एजुकेशन में खर्च करा हुआ एक भी पैसा, याद रखिएगा, ये आपकी लाइफ चेंज कर देता है। फाइन, आप 1 रुपी इन्वेस्ट करते हो, 1000 रुपी का रिटर्न मिलेगा आपको। याद रखें कि एक्सपर्ट के साथ आप देखिएगा, आपको जो है, और मैं एक आपको इवेंट भी बताता हूं जस्ट फॉर अ शेक ऑफ माइंड, 2 मिनट में आपको लूंगा। जो है मैंने अपनी ही क्लास को देखने के लिए एक समय पर जो है ऑफिस में यहाँ पर रिक्वेस्ट करी कि मुझे जो है वो मेरी क्लास का लिंक दिया जाए। फाइन, अब ये लिंक करने पे मेरे नंबर पे वो एक्टिवेट हुआ। फाइन, एक्टिवेट होने के पश्चात 1-1.5 घंटे बाद मुझे जो है कॉल आया स्टडी IQ की ही टीम से। उन्हें ऐसा लगा कि मैंने जो है एनरोल कर रखा है और मेरे मेंटर का मुझे कॉल आया इवन। फाइन, दे यूज्ड टू कॉल एंड सेज कि मेरा नंबर है, ये मेरी आईडी है, आप इसे सेव कर लीजिए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ये मेरे साथ ऐसा हुआ, ये लिटरल मैं आपसे जो है वो कोई बात बना नहीं रहा हूं, एग्जैक्टली ये हुआ था कि जो है मेरे पास जो मेरे नंबर के लिए मेंटर अलॉट हुआ था उनका कॉल आया था। तो मैं आपसे कहूंगा कि इस इतना क्विक रिस्पॉन्सिव होता है चीजें। फाइन, आप एनरोल करेंगे, आपको आपका मेंटर अलॉट हो जाएगा, वो 1-to-1 आपको गाइडेंस देगा। फाइन, इसके साथ में आपको बताऊं तो याद रखें, आपको जो है वो सबसे पहली चीज तो तीनों वैलिडिटीज मिलती हैं। अगर आपको एग्जाम जो है वो इस ईयर का नहीं, मतलब 24 का नहीं, 25 का, 25 का नहीं, 26 का अगर आप फोकस कर रहे हैं तो आपके पास तीनों वैलिडिटीज हैं। फाइन, कॉस्ट बिल्कुल मिनिमम है। फाइन, अगर आप चाहें तो बहुत ही वेरिएबल कॉस्ट पे इसे प्रिवेल कर सकते हैं। 1-to-1 मेंटरशिप हो, SIP प्रोग्राम, मैंने आपको पहले भी बताया। देखिए कितना ब्यूटीफुल तरीका है। एक आपकी क्लास चलती रहेगी, जैसे ही प्री आएगा एक और पैरेलल में आपको क्लास मिल जाएगी, जिसे क्रैश कोर्स बोलते हैं। इसका कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना आपको, ये क्रैश कोर्स जो है आपको मिल जाएगा। 75 आवर्स की प्लस क्लासेस होंगी, आप उन क्लासेस को अटेंड करिए, उसे पढ़िए और प्री के लिए रॉक सॉलिड प्रिपरेशन करिए। डेली करंट अफेयर की क्लास होगी, आपको करंट अफेयर के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक्सपर्ट जो है वो डेली आपको करंट अफेयर फाइन मैनर में देगा। यूपीएससी ऐसा एग्जाम है जहां करंट अफेयर बहुत आता है, आपको करंट अफेयर मिलेगा। साथ में आपको जो है वो एक क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा प्री के पहले। साथ में जो क्लासेस चल रही हैं वो चल ही रही हैं। इसके पश्चात आपको जो है वो SIM, मतलब कि
आपको सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम का फायदा मिलेगा, सक्सेस इन मेंस का फायदा मिलेगा मेंस के जस्ट पहले। अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है तो स्टडी आईक्यू अपने खर्चे पर आपको बुला लेगा यहां, और फिर स्टडी आईक्यू आपकी आगे की जर्नी प्ले कराएगा। आप समझिए इतना कुछ एक ही स्थान पर डेली एक क्वेश्चन मिलता है। मैं इवन आपको बताऊं अपना P2I बैचेस का एक्सपीरियंस कि मैं डेली क्लास में जाकर एक क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर बच्चा लिखेगा, भेजेगा, उसको रिव्यू मिलेगा उसका। आप सोचिए कितने एडवांस मैनर में चीजें होंगी। बस इतना कि मैं जो है वो YouTube से ही पढ़ना चाहता हूं। ये जिद बेसिकली आपके लिए थोड़ी सी रिस्की हो सकती है। समझिएगा कि अगर आप चाहें तो आप अपना सिलेक्शन बिल्कुल इंश्योर कर सकते हैं, बस अपनी एक हट, अपनी एक जिद आपको छोड़नी होगी। फाइन, यू विल गेट द सक्सेस, आप सक्सेसफुल होंगे ही। कारण यह है कि आप जब एक एंटरटेनमेंट के स्टेट पे, जो YouTube है मोर और लेस, ये आज के समय जो है वो एक तरीके से देखा जाता था एक समय पर एंटरटेनमेंट का मोड, आप यहां आकर अगर पढ़ सक रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इन बैचेस में एनरोल करा तो आपकी सक्सेस आपके साथ होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे आएंगे, और ये जो है मेरा कोड है। फाइन, ये याद रखें कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जो है आप मुझसे पढ़ रहे हैं लगातार और आपको कोई चीजें समझ में आ रही हैं, आपके लिए यूजफुल है, तो इट इज लाइक अ एप्रिशिएशन। मैं आपको स्पष्ट बताऊं तो ये मेरे लिए एक एप्रिशिएशन होगा टीम की ओर से कि मेरा पढ़ाना जो है वो विद्यार्थियों तक पहुंचा, उन्हें समझ में आया, उनको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई और उन्हें ये भरोसा गेन हुआ स्टडी आईक्यू पर कि वो आगे इसके साथ जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये कोड जो है अगर आप यूज करते हैं तो सबसे पहली चीज आपको जो कॉस्ट है वो सबसे मिनिमम मिल जाएगा, और साथ में जो है वो हमें एक एप्रिसिएशन मिलेगा। इट इज लाइक एप्रिसिएशन। अगर आप एप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस AKLife कोड को यूज कर सकते हैं। इट इज अ एडवाइस, बट बैच में आना सबसे मस्ट है, कोड यूज करना आपके ऊपर है। दिस इज माय रिक्वेस्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ध्यान से देखिए, आज की क्लास में हम बेसिकली जो है वो विश्व के प्रमुख पर्वत, पठार, और पर्वत तो बेसिकली हम कर चुके हैं। बेसिकली पहले हम पठार करेंगे, मरुस्थल करेंगे और मैदान करेंगे। अब यहां देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको कोई पठार के बारे में समझाने वाला हूं, फाइन, तो हमेशा याद रखिएगा कि हम उस पठार के बारे में सबसे पहले उसका देश देखेंगे, यानी कि वो कौन से नेशन में आता है। सेकेंडली हम देखेंगे कि वहां कोई इंपॉर्टेंट रिवर है क्या, यानी कि कोई नदी है क्या। थर्डली हम देखेंगे क्या उस स्थान पर कोई खनिज मिलता है, यानी कोई रिसोर्स मिलता है। और फोर्थली हम देखेंगे कि क्या इसका कोई जियोपॉलिटिकल एंगल है। पर याद रखिए जियोपॉलिटिकल एंगल पे मैं थोड़ा सा कम फोकस करूंगा। रीजन यह है कि वहां पर फिर एक नेक्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता होगी जो मैं कॉन्टिनेंट पे देना चाहता हूं। फाइन, हम एक सतही तौर पर इसे समझ जरूर लेंगे। क्लियर। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कोई मरुस्थल है, तो याद रखें जो मरुस्थल वाला पार्ट है आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें हमें देश पता होना चाहिए। इसमें हमें एक चीज ये देखनी है, क्या ये शीत मरुस्थल है या ये जो है उष्ण या फिर मैं कहूं गर्म मरुस्थल है। थर्डली हमें देखना है इसके बनने का कारण क्या है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू नो, विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या कारण है कि इस स्थान पर मरुस्थल का निर्माण हुआ। इस चीज को अगर आपने समझ लिया, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल होगी। अगर मैं आपसे एक बात कहूं तो चलिए इस सीक्वेंस को ना आप लोग लिख लीजिएगा। दिस इज लाइक अ गोल्डन वर्ड्स फॉर यू। मैं ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा जो है वो टीचर हूं या फिर मैं ऐसा कुछ कह रहा हूं कि भाई ये कहीं नहीं सुनने मिलेगा। बस मैं जानता हूं ये चीज कि ये चूंकि मेरे दिमाग की उपज है, मतलब ये मैंने ही बनाया है, तो ये आपके लिए यूजफुल होगा। देखिए हर एक टीचर जो पढ़ाता है वो कभी ना कभी तैयारी तो करा ही होगा। फाइन, तो उसने अपनी सक्सेस के लिए कुछ मंत्रास बनाए होंगे, कुछ जो है जैसे आपने युद्ध में देखा होगा कुछ वेपन्स होते हैं, उस प्रकार से उसने कुछ किलर चीजें बनाई होंगी जो उसके लिए वर्क करे। फाइन, अब समझिए कभी अगर आपसे जो है साइक्लोन के संबंधित प्रश्न आता है, कभी आपको जो है मरुस्थल से संबंधित प्रश्न आता है, फाइन, आपको जो है या फिर क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड कोई प्रश्न आता है और ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज इतना हॉट बर्निंग टॉपिक है, प्रश्न आना ही आना है। फाइन, आप याद रखिए आप उसमें क्या लिखेंगे, बदलते हुए तापमान के साथ। अब समझिएगा इस चीज को, मैं यहां पर दिखाऊं आपको, तो याद रखिए तापमान के बढ़ने के साथ जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन होता है उससे क्या क्या प्रभाव हैं। तो आप जो है 4 लाइन में एक बात लिखेंगे, कितना सेंसिटाइज हो जाएगा एग्जामिनर, और वो ये कितना जोर से सोचेगा, कितने स्ट्रांगली ये बात फील करेगा कि स्टूडेंट ने जो है लिटरली पढ़ाई करी है। कैसे, तो देखिएगा कि जलवायु परिवर्तन के कारण होता क्या है,
होता यह है कि पवनों के प्रवाह में जो है वो परिवर्तन आता है। इससे आप समझाएंगे कि ये जो स्थान देख रहे हैं यहां पर पेरू के जल का तापमान बढ़ता है। आप कैसे, तो अल नीनो ला लीना वाले में आप थोड़ा सा देख लेना, उतना बस आप देख लेना। फाइन। अब देखिए यहां पर तापमान चेंज होगा, तापमान चेंज होगा तो भारत में वर्षा कम होगी, भारत में वर्षा कम होगी तो यहां जो पठार है तिब्बत का, ये पठार वीक हो जाएगा। ये पठार में तापमान कम होने से एक तो भारत का मानसून कमजोर हो जाता है, साथ में हिंद महासागर के इस स्थान पर आप पाएंगे कि उच्च वायुदाब क्षेत्र का निर्माण नहीं होता, जिससे मेडागास्कर अफ्रीका में बारिश नहीं होती। अब देखिएगा तापमान बढ़ा कहां पर या कम कहां पर हुआ, पेरू में। पेरू के कारण जो पवनें चलती ऑस्ट्रेलिया की तरफ वो वीक हो जाएंगी, ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ेगा, इससे भारत में जो है वो आने वाला मानसून वीक हो जाएगा और भारत में सूखे की स्थिति आ जाएगी। भारत में सूखे की स्थिति आ जाएगी, तिब्बत के पठार का तापमान बढ़ जाएगा। तिब्बत के पठार का तापमान बढ़ना या कम होना रिस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रल ऑफ चाइना, जहां पे तकला मकान और गोबी मरुस्थल है, मंगोलिया, यहां पर सूखा या फिर बाढ़ की स्थिति आ जाएगी। तो यहां तापमान बदला, ऑस्ट्रेलिया में स्थिति बदली, ऑस्ट्रेलिया में स्थिति बदली, भारत में स्थिति बदली, भारत में स्थिति चेंज हुई, चाइना में स्थिति चेंज हुई। चाइना में स्थिति जब चेंज होती है तो याद रखिए कि इसका प्रभाव सीधा सीधा देखने को मिलता है उत्तरी अमेरिका में, क्योंकि यहां से विंड सिस्टम चलना प्रारंभ करता है उत्तरी अमेरिका की ओर। उत्तरी अमेरिका में चिनूक जो है वो हार्ड हो जाएगी। फाइन। और चिनूक जब हार्ड हो जाएगी, चिनूक में जब जो है वो परिवर्तन होगा तो अलास्का वाले एरिया में हैवी स्नोफॉल होगी, कनाडा वाले क्षेत्र में जो है लंबरजैक कल्चर यानी कि लकड़हालों का जो कल्चर है इस पर इफेक्ट आएगा। जो चाइना में परिवर्तन होगा वो कनाडा को इफेक्ट करेगा, जो कनाडा में परिवर्तन होगा वो यूएसए में जो साइक्लोन आते हैं जिसे हम जो है हरिकेन या टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं, उनके पैटर्न में चेंज आएगा, या तो वो बढ़ेंगे या तो कम हो जाएंगे। अब एक स्लाइड सा चेंज पूरे मैकेनिज्म को डिस्टर्ब कर देता है। ये जब आप इस प्रकार से समझाएंगे तब सोचिए आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी। याद रखिए मैं भूल जाता हूं हमेशा, आपकी जो पीडीएफ है इस क्लास में जो भी मैं बनाने वाला हूं वो अभिनव भोरे ज्योग्राफी नाम से मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हम मरुस्थल देखेंगे, पठार देखेंगे, इसी प्रकार से हम मैदानों के बारे में भी देखेंगे। याद रखिएगा कि जब भी आप मैदान को प्लॉट करेंगे हम खासकर वहां पर क्या उपज होती है इस पर फोकस करने वाले हैं। तो चलिए हम एक एक करके जो है इन सारी चीजों को प्लॉट करना प्रारंभ करते हैं। चलिए आ जाए, सबसे पहले हम जो है वो पठारों को प्लॉट करते हैं और हम यहां से देखना प्रारंभ करते हैं। जस्ट अ फ्यू सेकंड मैं इसे प्लॉट कर लूं। इस प्रकार से आपको जो है वो दिखाई देगा क्या, उत्तरी अमेरिका। याद रखें कि इससे नीचे आने पर दक्षिणी अमेरिका है, लेकिन फोकस करने वाली बात क्या है, ये ब्राजील का क्षेत्र है। फाइन। अब इसी प्रकार से जो है आपको यहाँ पर टिएरा डेल फ्यूगो दिखाई देगा, यहाँ पे फ्लोरिडा दिखाई देगा, ये कैनेडियन शील्ड दिखाई देगी, यहाँ पर आपको बफिन की खाड़ी दिखाई देगी। इस प्रकार से आप चलते हुए आएंगे तो यहाँ पर ब्यूफोर्ट सागर दिखाई देगा और इस तरीके से अलास्का वाला पार्ट दिखाई देगा। आई थिंक आप लोगों को अब याद होना प्रारंभ हो चुका होगा। ये ग्रीनलैंड वाला पार्ट है, याद रखिए। इसके इस तरफ जो है आपको आइसलैंड दिखाई देगा। अब थोड़ी सी हम अगर मैच्योरिटी की बात करें तो मैंने, अगर आप सभी ने मेरी जो है वो क्लास देखी होगी मैराथन, फाइन, तो वहां मैंने समझाया था कि यहां पर जो है मध्य अटलांटिक कटक है और उसी कटक से निकला हुआ मैग्मा जो है वो जमा हुआ है, जिस कारण जो है ग्रीनलैंड के पठार का निर्माण हुआ है। फाइन। इसी प्रकार से आप पाएंगे यहां पर आपको जो है वो अफ्रीका दिखाई देगा। जस्ट अ फ्यू सेकंड, यहां पर आपको जो है अफ्रीका दिखाई देगा। अफ्रीका में आप आएंगे तो ये जो साउथ अफ्रीका वाला पार्ट है, यहां से आपको जो है अरब का प्रायद्वीप दिखाई देगा। मैंने समझाया था कि ये वाला जो पार्ट है, याद रखिए कि चाहे वो रेड सी हो अर्थात लाल सागर हो, या फिर ऊपर ये जो मैं बना रहा हूं यहाँ पे फारस की खाड़ी हो, याद रखिएगा ये दोनों ही जो है भ्रंश घाटियों का उदाहरण है, रिफ्ट वैली का उदाहरण है। ये दक्षिण पूर्वी एशिया वाला क्षेत्र है। इस प्रकार से जो है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, याद रखिए कि ये है कौन सा क्षेत्र, रिपीट करिए, ये एरिया बेसिकली है हमारा कोरिया वाला क्षेत्र। ठीक है, यहां उत्तरी और दक्षिणी कोरिया आएगा। इसी प्रकार से कामचटका का प्रायद्वीप आएगा और इस तरीके से आप चलते हुए आएंगे तो साइबेरिया वाला पोर्शन बनकर रेडी है। साइबेरिया में जो लोकल सीज आते हैं मैं उन सभी को बता चुका हूं। नाउ माय एक्सपेक्टेशन इज कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि साइबेरिया वाले क्षेत्र में जो मैंने सीज के नाम बताए थे, जो मैंने सागरों के नाम बताए थे, वो आप सभी को याद है या नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं तो यहां पर आपको जो है वो क्या दिखाई देगा, यहां साउथ चाइना सी दिखाई देगा, ईस्ट चाइना सी दिखाई देगा, फिर जापान सी दिखाई देगा। इसके ऊपर जो है जाएंगे तो अखोटस सागर दिखाई देगा, उसके ऊपर बेरिंग सागर दिखाई देगा, बेरिंग के ऊपर जो है ईस्ट साइबेरिया सागर, उसके बाद लैप्टिव, कारा, ब्यूफ, और इस प्रकार से चलते हुए आएंगे तो यहाँ ब्यूफोर्ट दिखाई देगा और फिर चलते हुए नॉर्वेजियन सी, नॉर्थ सी, फिर ग्रीनलैंड, फिर बफिन की खाड़ी, बफिन की खाड़ी से चलते हुए आगे कंटिन्यूएशन है। तो इसे मेरी उम्मीद है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। और याद रखिएगा मैं एक एक स्टूडेंट का कमेंट देखता हूं, कुछ लोगों के कमेंट जो है वो नेगेटिव भी होते हैं
बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव होते हैं। मेरी उम्मीद होगी कि आप सभी अपने कमेंट जो है वो जरूर मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में। मैं लिटरल आपको बताऊं, एक एक स्टूडेंट का कमेंट जो है वो मैं रीड करता हूं। तो मेरी ये उम्मीद होगी कि मैं आप सभी कमेंट देखूं और इस रिगार्डिंग देखूं कि आपने जो है वो सही आंसर दिया, वो भी बिना देखे। फाइन, ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है, ये इंडोनेशिया है बेसिकली, और यहां आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई देगा। तो चलिए हम एक एक करके पहले पठारों को मार्क करना स्टार्ट करते हैं। हम कहां से स्टार्ट करेंगे? तो हम ऑस्ट्रेलिया वाले सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से पठार आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में एक आपको किम्बरले का पठार दिखाई देगा। ठीक है, अब किम्बरले का पठार आपको किस स्थान पर दिखता है? आइए मैं इसे यहां दिखाता हूं। फाइन, ध्यान दें कि यह पठार आपको इस स्थान पर दिखाई देगा, इसे कहते हैं किम्बरले का पठार। क्लियर? याद रखें, ये जो आपको पठार दिख रहा है, यानी कि यहां जो मैंने लिखा किम्बरले का पठार, आइए इसे मार्क कर लेते हैं। इसे कहा जाता है बेसिकली किम्बरले। अब यहां ध्यान दें, किम्बरले का पठार जो है वो धात्विक खनिजों के लिए, धात्विक खनिज अर्थात मेटेलिक मिनरल्स के लिए काफी प्रसिद्ध है। एक चीज याद रखें। दूसरी चीज याद रखिएगा कि इसी के ऊपर एक छोटा पठार और है जिसे कहा जाता है अनेहुम, अनेहुम या फिर अनेहिम। फाइन, याद रखें, हो सकता है ये आपको ना दिखे, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको इतना याद रखना है कि ये दोनों ही पठार जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं। दोनों ही पठार जो है धात्विक खनिजों के लिए फेमस है। काम की बात यह है कि किम्बरले की माइंस काफी फेमस है। फाइन, धात्विक खनिज हो या फिर अदर प्रकार के खनिज हो, इसके लिए याद रखें कि यह ऑस्ट्रेलिया का धातु का केंद्र है, मतलब मेटेलिक मिनरल का हॉटस्पॉट है। ठीक है, अब मैं यहां पर एक वर्ड आपको बताऊंगा, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल कहा जाता है इसे। और याद रखिए कि ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जो हैं मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। ऐसा कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में इस स्थान पर जो है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं। वैसे तो ये सागरीय क्षेत्र में होते हैं, पर फिर भी ऐसा कहा जाता है कि न्यू इमर्जिंग कंसेप्ट है। मैं आगे इसके बारे में एक पूरी क्लास लेने के बारे में सोच रहा हूं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो एक बार जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, तो हम इस पे इन डेप्थ एनालिसिस के साथ कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स क्या होते हैं, और ये यूपीएससी में आ चुका है पहले भी, ये किस प्रकार से जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, इनका पूरा जियोपॉलिटिकल एंगल है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप जो है उसे मेंशन करें। मैं डेली जो है एक करंट अफेयर की क्लास जिसमें क्वालिटी कंटेंट के साथ चीजों का इन डेप्थ एनालिसिस होगा और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराने के प्रयास से वो लाया जाएगा। अगर आप लोगों का उसमें रुझान होगा तो याद रखिए वो सीरीज आगे बढ़ेगी। फाइन, अदरवाइज जो है एफर्ट लगाकर आपका और जो स्टडी आईक्यू है, इस सब के रिसोर्सेस वेस्ट करने से जो है वो कोई फायदा नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो जरूर आप लोग आएं और आप लोग उसे देखें। आपको करंट अफेयर का एक टॉपिक जो है डेली मेरी ओर से देखने को मिलेगा। तो ये याद रखें कि किम्बरले का ये वाला प्लेट्यू आपको देखने को मिलता है। अब इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में ये याद रखिए कि ये जो क्षेत्र है पूरा, यहां जो आपको दिख रहा है, याद रखिएगा ये मरुस्थल कहलाता है, परंतु ये मरुस्थल में भी आपको पठारीय कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। मैं जब आपको कभी अलग से पठारों के बारे में या फिर अलग से हम कभी मरुस्थल के बारे में चर्चा करेंगे तो मैं एक बात बताऊंगा। याद रखिए कि कुछ मरुस्थल ऐसे होते हैं जिनमें जो है चट्टानें ज्यादा होती हैं, रेत की बजाय वो चट्टानों से बनते हैं। तो ये मरुस्थल जो है कभी कभार पठार जैसे भी दिखते हैं। तो यहां पर जो है हम जब मार्क करेंगे अभी ही मरुस्थल के बारे में, तो मैं वहां पर आपको इसके बारे में और चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो यहां एक मरुस्थल है, बस इतना आप अपने माइंड पर रखिएगा। चले इसी प्रकार से आएंगे तो याद रखें कि आपको जो है एक और मरुस्थल दिखाई देता है, माफ कीजिएगा एक और पठार दिखाई देता है। यह पठार कौन सा है? तो ये दक्कन का पठार है। याद रखिए कि दक्कन का पठार जो है वो बसाल्ट की चट्टानों से निर्मित है। ये मैग्मा की फ्लोरिंग के द्वारा, मैं पूरा जो है वो इंडिया की मैपिंग में इस पार्ट को कवर कर चुका हूं। वो स्टूडेंट जिन्होंने इंडिया की मैपिंग नहीं देखी है, याद रखें कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं, अ लॉट टू अंडरस्टैंड इज प्रेजेंट इन द सीरीज। केवल चीजों को मार्क नहीं करा गया है, उसमें अंदर काफी जानकारी है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने या तो वो देख लिया है या तो आज की क्लास के बाद आप उसे जरूर देखेंगे। इसे कहा जाता है दक्कन का पठार। और याद रखिए जो दक्कन का पठार है, इस पठार के लिए ये लावा से निर्मित है। फाइन, और ये भी याद रखिएगा कि यहां पर बसाल्ट की चट्टानें पाई जाती हैं। और ये भी याद रखिएगा कि यहां पर काली मृदा है, अर्थात हम मिट्टी की बात ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर कृषि होती है। फाइन, मतलब एग्रीकल्चरल गतिविधियों के लिए, कृषिगत गतिविधियों के लिए ये क्षेत्र जो है वो प्रसिद्ध है। तो इसलिए आपको इसके बारे में याद होना चाहिए, पता
होना चाहिए। ठीक है, अब इसी प्रकार से चलते हुए आएंगे तो याद रखें कि आपको जो है वो इस स्थान पर, अब देखिए यहां पर कुछ छोटे पठार हैं जिससे सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। फाइन, अब यहां आपको याद रखना है एक पठार आपको इस स्थान पर दिखाई देगा, कुछ इस प्लेस पर। ठीक, इसे कहा जाता है अनातोशिया का पठार। ठीक है, अब मैं यहां पर इसका नाम जो है अलग से यहां मेंशन कर दूं। याद रखें आपको यहां पर जो है वो अनातोशिया का पठार, अनातोशिया का पठार। अब इसी प्रकार से मैं कुछ पठारों की यहां लिस्ट लिखने वाला हूं जो आपको आवश्यक रूप से पता होनी चाहिए। तो पहले मैं लिस्ट लिख दूं, फिर उसके बाद मैं इसे प्लॉट करूंगा और एक एक के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा। तो अब मैं यहां मेंशन करता हूं। तो ये हमारे सामने रेडी है वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज या मैं कहूं पठार। अब यहां ध्यान से समझिएगा, याद रखें जिस क्रम में ये लिखे हैं, ये क्रम बेसिकली इनकी इंपॉर्टेंस का क्रम है। यानी कि आप मानकर चलिए कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो पठार हैं इन्हें आपको पूरा याद करना है, तो आपको प्रायोरिटी किसे देना है, जो मैंने पहले रखा है। आपको इस चीज को याद रखना है। पर अभी यहां पर ये याद रखें कि हमने यहां से स्टार्ट करा है। क्यों करा है, तो आपको धीरे से ये बात समझ में आएगी इसके पीछे का रीजन क्या है। तो सबसे पहले आइए हमने जो पहले प्लॉट कर रखा है उसे देखें। इस प्रकार से आप पाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में आपको दिखेगा, एक तो मैंने जैसा आपको बताया किम्बरले का पठार, ये धातु के लिए काफी फेमस है। अब यहां पर आ जाइए दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के पश्चात यहां पर आपको दिखाई देगा, याद रखिएगा इसे कहा जाता है तुर्की का पठार या मैं कहूं टर्की का पठार। फाइन, अब देखिए याद रखें कि यहां जो तुर्की है, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा तुर्की है, यहां आपको दो पठार दिखाई देंगे। ठीक है, अब याद रखिएगा कि इसमें एक को कहा जाता है बेसिकली इस प्रकार से, जस्ट अ सेकेंड, इस प्रकार से आप पाएंगे एक तुर्की का पठार है जिसे कहा जाता है अनातोशिया का पठार या फिर अनातोलिया का पठार, एक ये। और दूसरा याद रखिए एशियाई माइनर, या कई बार इसे जो है वनडे एग्जाम ने एक बार जो है बिगाड़ दिया था, इसे एशियाई मीनार कहा दिया जाता है। तो याद रखिए माइनर है। ये दोनों ही आपको दिखाई देंगे कहां पर, तुर्की में। आपको याद रखना है तुर्की जो है वो एक इंटरकॉन्टिनेंटल नेशन है, अंतरा महाद्वीपीय देश है, यानी कि एक से ज्यादा महाद्वीप में आता है। इसका एक भाग जो है वो एशिया में आता है, इसका एक भाग यूरोप में आता है। यह भी याद रखेगा कि तुर्की को जो है वो यूरोप का बीमार देश कहा जाता है, क्योंकि यूरोप का एकमात्र विकासशील देश है क्या, तुर्की। ये सारे स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, काम आएगा। फाइन, दूसरी चीज याद रखिएगा कि तुर्की की जो कैपिटल है इसे कहा जाता है अंकारा। और याद रखिए ये आती है कहां पे, ये आती है एशिया में, लेकिन इसकी सबसे बड़ी सिटी है इस्तांबुल। ये कहां आती है, ये आती है यूरोप में। इसके अलावा याद रखिएगा ऑटोमन एम्पायर के बाद ये जो है तुर्की, आप कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव रहा। ऑटोमन एम्पायर क्या है, हिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्लियर। इसके अलावा ये भी याद रखिए कि जो तुर्की की कैपिटल अंकारा है, इसका नाम बेसिकली एक भेड़ की प्रजाति के नाम पर रखा गया है। अंकारा एक प्रजाति है भेड़ों की। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक आपको ये याद होगा कि हमने यहां पर जो है वो प्लॉट करा है, जस्ट अ सेकंड, हमने यहां पर प्लॉट करा है तुर्की। तो तुर्की में दो मरुस्थल है, अनातोशिया और एशियाई मीनार या फिर एशियाई माइनर। ठीक, अब आ जाइए दूसरा है, अब यहां पर यूएसए और कनाडा। तो देखिए आपको क्रम से याद रखना है। एक आपको दिखाई देगा, एक आपको दिखाई देगा यूकॉन का पठार। यूकॉन के पठार से नीचे आएंगे तो याद रखिए ये क्रम नहीं है, फिर यहां से देखना है। फाइन, ये क्रम मैंने चेंज करा है, कारण क्या है, तो याद रखने का क्रम है। इसे याद रखें कि आपको इसी क्रम में इसे याद रखना है। कैसे, तो आइए मैं आपको इसे यहां पर समझाता हूं। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है सबसे ऊपर कौन सा आता है, इस प्रकार से याद रखेंगे आप। फाइन, यहां आएगा यूकॉन का पठार। क्लियर, एक हुआ। इसके पश्चात याद रखिए कि यूकॉन का पठार जो है यूएसए और कनाडा के बीच में आता है। फाइन, फिर याद रखिए यहां आएगा ब्रिटिश कोलंबिया का पठार या कोलंबिया का पठार भी कह देते हैं कई बार। इसके पश्चात याद रखिए यहां पर आएगा, ये जो है आपको दिखाई देगा ये ग्रेट बेसिन का पठार है। अब यहां ध्यान दे, बेसिन का मतलब होता है डिप्रेशन वाला एरिया, लेकिन डिप्रेशन वाले एरिया को पठार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उस डिप्रेशन के अंदर पठार बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखें सबसे पहले क्या, यूकॉन का पठार, फिर ब्रिटिश कोलंबिया का पठार, फिर आपको दिखाई देगा कौन सा पठार, याद रखें एक ये पठार है जिसे हमने अभी क्या कहा, जिसे हमने कहा ग्रेट बेसिन का पठार। लेकिन इसमें थोड़ा इस स्थान पर आपको जो है एक और पठार दिखाई देता है। याद रखें इसे जो है वो कोलोराडो का पठार या फिर, जस्ट अ सेकंड मैं आपको यहां दिखाऊं,
तो इस प्रकार से कई बार जो है इसे कोलोराडो का पठार भी बोलते हैं, और कई बार जो है इसके ही पास दूसरा एक पठार है जिसे कम्बरलैंड का पठार कहते हैं। दोनों ही कभी कभार एक ही पठार को या फिर एक ही पठार के दो भागों को मान लिया जाता है। क्लियर? तो कोलोराडो कह ले या कम्बरलैंड का पठार कह ले, ये आपको दिखाई देगा। ओके, तो ये हुआ पठारों का क्रम कहां? यूएसए में। अब आइए एक जो है मैं आपको बताऊं, एक और पठार है जिसे कहा जाता है लॉरेशिया का पठार। ये कैनेडियन शील्ड में ही आता है इस प्रकार से, और आपको याद रखना है कि लॉरेशिया का ये जो पठार है, ये कई बार इस तरफ भी इसकी मार्किंग होती है, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि इसका क्रम क्या है और ये कौन से कॉन्टिनेंट पे आता है। क्लियर? मैं यहां पर नेमिंग भी कर दूंगा पर कुछ समय बाद। चलिए अब आए दूसरे तरफ, यहां ध्यान दें, याद रखिए कि इसके पश्चात आपको जो है ऑस्ट्रेलिया में किम्बरले जो मैंने बता दिया है, तिब्बत वाला पठार ये याद रखिए, तिब्बत का पठार जो है वो पूरी तरह से चीन के क्षेत्र में आता है। इसमें एक चीज याद रखिएगा कि तिब्बत का पठार जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, एक तो पहली चीज याद रखें कि ये पठार जो है बहुत ज्यादा अपर्दन से ग्रस्त है, अर्थात यहां पर बहुत ज्यादा कृषि नहीं होती, बहुत ज्यादा जो है पशुपालन नहीं है, और याद रखिएगा बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा क्या मिनिमम यहां पर जो है औद्योगिकरण है। फाइन, अब यहां ध्यान दें, याद रखिए कि इस पठार का हमारे रिस्पेक्ट में यानी कि भारत के परिप्रेक्ष्य में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कैसे इंपॉर्टेंस है? तो पहली चीज तो याद रखिए कि भारतीय जो महा मानसून आपको दिखाई देता है, फाइन, यानी कि ग्रेट इंडियन मॉनसून दिखाई देता है, याद रखिए ये मॉनसून डिराइव होता है, आता है भारत में जस्ट बिकॉज ऑफ तिब्बत के पठार की गर्मी। याद रखिए तिब्बत का पठार जब गर्म होता है तो इसे गर्म होने के कारण जो है वो लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है, और जब लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा तो याद रखिए हवाएं इसे फुलफिल करने के लिए हिंद महासागर से भारत की ओर चलना प्रारंभ करती हैं, और यही हवाएं कहलाती हैं भारतीय मानसून की पवनें। याद रखिएगा ये सुपर इंपॉर्टेंट है तिब्बत का पठार भारत के मानसून के परिप्रेक्ष्य में। दूसरी चीज याद रखिएगा कि तिब्बत के पठार के लिए दैट तिब्बत का जो पठार है ये एक रेन शेडो जोन है, माफ कीजिएगा, रेन शेडो जोन का अर्थ होता है छाया वृष्टि प्रदेश, यानी कि यहां पर बहुत अधिक वर्षा नहीं होती, ये वर्षा बुलाता है पर वर्षा होती नहीं है। परंतु याद रखिए कि यहां से बहुत सारी महत्वपूर्ण नदियां आती हैं, यानी कि तिब्बत का पठार जो है, और नदियां क्या होती हैं? नदियां लाइफलाइन होती हैं सिविलाइजेशन की। नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। याद रखिए वन हु यूज्ड टू कंट्रोल द रिवर विल कंट्रोल द वर्ल्ड, यानी कि वो जो नदियों पर कंट्रोल रखेगा वो विश्व को कंट्रोल कर सकता है। कारण क्या है? कारण यह है कि नदियां जो है वो पूरे के पूरे देश के लिए लाइफलाइन होती हैं। अब समझिए चाइना ने खाली एरिया क्यों ही कैप्चर करना था? कारण यह था चाइना का विजन लंबा है। फाइन, समझिए इस चीज को कि चाइना के जो फाउंडर थे माओ जेडोंग, फाइन, उन्होंने समझाया था, जो थ्योरी बहुत पहले से थी हार्टलैंड और रिमलैंड, उसे एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करा था। उन्होंने समझाया था कि तिब्बत के पठार को अगर चाइना कंट्रोल कर लेता है तो याद रखिए कि चाइना अगर इस क्षेत्र को कंट्रोल करेगा तो भारत या साउथ ईस्ट एशिया, इन सभी की महत्वपूर्ण नदियों का कहीं ना कहीं कनेक्शन है तिब्बत के साथ। यहां जो है जियोपॉलिटिक्स है। याद रखिए कि ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर जो नदियां हैं ये यहां से गुजरती हैं, और सभी देशों की ये लाइफलाइन है, चाहे वो इरावदी हो, चाहे फिर वो मेकोंग हो, चाहे फिर वो भारत के लिए ब्रह्मपुत्र हो, या फिर पाकिस्तान के क्षेत्र में जाने वाली नदियां। याद रखिए कि तिब्बत का पठार इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टू थिंग, पहला चीज मॉनसून, दूसरी चीज जो है नदियां। क्लियर पॉइंट? अब इसे याद रखिएगा। आइए इसे हम यहां पर जल्दी से प्लॉट कर लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। याद रखें इस स्थान पर आपको इस तरीके से दिखाई देगा कौन सा पठार? तिब्बत का पठार। जस्ट अ सेकेंड, इसे कर लें। यह है तिब्बत। अब नेक्स्ट आ जाए, याद रखिए आपको नेक्स्ट जो पठार दिखाई देगा यह है कोलंबिया का पठार। इसे बगोटा का पठार भी कहा जाता है, कई बार सीधा सीधा कोलंबिया का मूल पठार भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिए या तो बगोटा का पठार कहेगा या कोलंबिया का पठार करेगा। अब यहां इस पठार के लिए याद रखिएगा कि यहां पर खनिज पाए जाते हैं, मतलब यह क्षेत्र जो है अपने खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ज्यादा खनिज नहीं मिलते, लेकिन आपको यह याद रखना है कि कोलंबिया में आता है। याद रखें इस स्थान पर आपको देखने को मिलेगा बगोटा का पठार। फाइन, मैंने देश का नाम बताया, देश कौन सा है तो याद रखिए
यहां पर मैं नाम भी लिख दूं, बगोटा का पठार। चलिए, अब नेक्स्ट चीज याद रखिएगा, आप इस प्रकार से देख पाएंगे, याद रखें जो मैंने पहले आपको बताया अनातोशिया, या फिर अब जो मैंने पहले बताया था अनातोशिया, ये तुर्की वाला पार्ट है। अब ये है एबेसीनिया का पठार। अब एबेसीनिया का पठार याद रखिए इथोपिया में है, और ये भी याद रखिएगा इथोपिया में एबेसीनिया का पठार जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका का ये जो निकला वाला हिस्सा आपको दिखाई देता है, यहां पर ये देखने को मिलेगा पठार। यानी कि ये जो इथोपिया का क्षेत्र है, फाइन, यहां पर ये पठार है। और ये भी याद रखें कि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का सबसे बड़ा पठार है। कौन सा? एबेसीनिया का पठार। जस्ट अ सेकेंड, ये एबेसीनिया का पठार, फाइन, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का सबसे बड़े पठारों में से एक है। मैं यहां पर इसे मेंशन भी कर देता हूं और एटलस में भी इसे बना देते हैं, फाइन। जस्ट अ फ्यू सेकेंड, इसे कहा जाता है एबेसीनिया का पठार, फाइन। अच्छा, नेक्स्ट यहां ध्यान दें, याद रखें, अगर मैं आपसे कहूं तो इस स्थान पर आपको जो दो पठार मैंने बताया तुर्की के, ये हम देख चुके हैं। इसके अलावा स्पेन में एक मेसेटा का पठार पाया जाता है। याद रखिएगा, स्पेन का ये जो पठार है ये फेमस है अपने टूरिज्म के लिए, फाइन, यानी कि ये पठार जो है अपने पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। और मैं पहले भी बहुत बार समझा चुका हूं, याद रखिए टूरिज्म में पावर होती है पूरे के पूरे देश को चेंज कर देने की। टूरिज्म आप समझ के देखिए, एक परिवार है, और इस चीज को अपना थोड़ा सा कंसेप्चुअलाइज करिएगा, इस चीज को थोड़ा सा आत्मसात करिएगा कि वास्तविकता यह है कि विश्व में जो आपको दिखाई देते हैं देश, वो डेवलप कैसे हुए, फाइन। आप जब भी मेंस में लिखने जाएं इस चीज को समझिएगा, क्या कारण है। भारत सरकार बहुत सारे मंदिर बनवा रही है, मंदिर कॉरिडोर बनवा रही है, फाइन, बहुत सारी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करके सिर्फ टूरिज्म को प्रमोट कर रही है। लक्षद्वीप जैसा एरिया जो अपने बिल्कुल वर्जिन जो नेचुरल कंडीशन है उसके लिए फेमस था, आप पाएंगे वहां पर टूरिज्म को प्रमोट करा जा रहा है। कारण क्या है, समझिए इस चीज को, कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक सामान्य तौर पर एक व्यक्ति है जिसकी जो महीने की आय है वो 30-40 हजार रुपए है, 5-10 हजार रुपए महीने का रेंट देता है, वो व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ एक घर में रहने का कॉस्ट देता है सिर्फ 10 हजार रुपए, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन वो व्यक्ति जब अपने परिवार के साथ घूमने जाएगा तो 4 दिन रुकने का वो 10 हजार रुपए दे देगा, कहूं 15 हजार रुपए दे दे, फाइन। ये 10-15 हजार रुपए वो खर्च करेगा। महीने का राशन लाता था 5 हजार का, वो उस स्थान पर जाएगा 5 हजार का खाना और घूमना कर लेगा, फाइन। अपने ही देश के अंदर दो अलग अलग स्थानों में व्यक्ति की जो परचेसिंग कैपेसिटी है वो अलग अलग है, क्रय शक्ति अलग अलग हो जाती है। जब वो व्यक्ति घूमने के मंशा से निकलता है, वहां वो पैसा खर्च करने ही जा रहा है, अपने पॉकेट में रखा हुआ मनी जीडीपी में डालने वाला है वो व्यक्ति। याद रखें, पर्यटन, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे मॉरिशस हो, चाहे वो मालदीव्स हो, ये सारे देश जो है आज के समय प्रोस्पेरिटी देखते हैं, समृद्धता देखते हैं, जबकि संसाधन बिल्कुल नहीं है। याद रखिएगा कि पर्यटन इज द की थिंग। आपको बहुत कम देश ऐसे दिखाई देंगे जो कृषि करते हुए बहुत संपन्न हुए, पर आपको ऐसे बहुत सारे देश दिखाई देंगे जो केवल पर्यटन को बढ़ावा देकर समृद्ध हैं। कारण क्या है? कारण सिंपल सा है, याद रखिए कि जो व्यक्ति एक टूरिस्ट बनकर कहीं जाता है, वहां वो पैसा खर्च करने ही जाता है, वो जीडीपी में मनी डालने ही गया है। वो अपने ही शहर के अंदर 200 रुपए की कोई डिश नहीं लेगा, लेकिन दूसरे जब जगह पर जाएगा पर्यटक के तौर पर, उस वहां पर उस प्लेस पर उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है, बहुत सारे रोजगार का सृजन होता है। और ये याद रखिए कि स्पेन का ये जो मसेटा का पठार है, ये पठार काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए इसे हम जो है जल्दी से इसे मार्क कर लें। याद रखें, इस स्थान पर जो है आपको मसेटा का पठार दिखाई देता है। और यह भी याद रखिएगा कि भारत में भी ऐसे प्लेस हैं जहां पर पठार पर टूरिज्म होता है। मैं कभी आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है कि कोई व्यक्ति पठारी क्षेत्र में घूमने जाए, क्या ही प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलेगा। समझाऊंगा मैं किसी दिन डिटेल में कि वो क्या स्थिति है, फाइन। अब याद रखें, मैक्सिको में आपको जो है वो चाय पास या चिया पास नाम से जो है पठार दिखाई देगा। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पर आपको जो है वो पता होना चाहिए। इस प्रकार से इस क्षेत्र में आपको दिखता है कुछ इस तरीके से, चियापास। ये आपको दिखाई देगा कहां पर? ये मैक्सिको में दिखाई देगा। अब अफ्रीका का जो क्षेत्र है, यहां पर मैंने आपको पठार पहले ही मार्क करा दिए हैं, इसलिए हम ज्यादा समय आपको जो है आपका खराब नहीं करेंगे। अगर आपने देख रखा है तो आई थिंक आपको पता होगा। यहाँ पे सहारा का जो मरुस्थली क्षेत्र है, यहाँ एक पठार है,
इसी प्रकार से आपको जो है वो कालाहारी का क्षेत्र में और यहाँ पर भी छोटे पठार देखने को मिलेंगे। जिन्होंने पढ़ रखा है शायद उन्हें पता होगा। यहाँ पर एक पठार और है, इसे जो है ये एक पठार है, आई थिंक आप सभी को याद आ रहा होगा, दक्षिण अमेरिका की जब हमने मार्किंग करी थी उस स्थान पर हमने इसे देख रखा था। याद रखें कि ये पठार काफी महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी का वेट करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मैंने किस पठार को अभी मार्क करा है दक्षिण अमेरिका में। क्लियर? आ जाए। इसके अलावा ग्रीनलैंड में याद रखें यहाँ पे एक ग्रीनिया नाम से जो है एक पठार दिखाई देगा। कई बार इसका नाम आपको एटलस में नहीं दिखता, परेशान ना हो, सीधा सीधा याद रख लें कि यहां पर आपको जो है एक पठार दिखेगा जिससे जो है कहा जाता है ग्रीनिया। जस्ट सेकंड, ग्रीनिया का पठार। और ये भी याद रखिएगा ये ग्रीनलैंड में आता है और ये भी याद रखिएगा डेनमार्क का पार्ट है। ओके, इसके अलावा याद रखें कि यहां पर साइबेरिया वाले पोर्शन में भी आपको कुछ पठार दिखाई देंगे। एक पठार यहां पर याद रखिएगा जिसे कहा जाता है पूर्व साइबेरिया का पठार। एक पठार है जिसे पश्चिमी साइबेरिया का पठार कहा जाता है। और यह याद रखिए कि यहां बीच में आपको मध्य एशिया का या फिर माफ कीजिएगा मध्य साइबेरिया का पठार कहा जाता है। अब ये तो सामान्य सी जानकारी हुई, पर यह याद रखें कि यहां इस मार्किंग को आपको क्यों जानना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि इसी के बीच में जो है पूरा साइबेरिया आता है, यानी कि और एक और जो है यहां पर आप देखेंगे इस प्रकार से यहां पर कामचटका का क्षेत्र है, ये शीत मरुस्थल का क्षेत्र है। और यहां पर भी आपको एक पठार दिखेगा जिसे कहा जाता है वास्तविकता में कामचटका का पठार। तो ये पठारों का क्रम आपको याद रखना है। एक आपको दिखाई देगा पश्चिमी साइबेरिया का पठार, एक मध्य साइबेरिया का पठार, एक पूर्व साइबेरिया का पठार और एक लास्ट में जो है वो कौन सा, कामचटका का पठार। याद रखें कि इसी क्षेत्र में पूरा साइबेरिया आता है। क्लियर? तो आपको जो पूरा साइबेरिया दिखता है याद रखिएगा वो इन्हीं में आपको दिखाई देगा। फाइन, कहां से स्टार्ट होता है? तो जैसा मैंने आपको बताया यहां पर आपको जो है वो कौन सा पठार दिखा, कामचटका का पठार। कामचटका पठार, ये पठार भी है और प्रायद्वीप भी है, ठीक है। और यहां पर आपको जो है पश्चिमी साइबेरिया का पठार। तो आपको जो है इसे याद रखना चाहिए। क्लियर? अब इसके अलावा कुछ छोटे पठार हैं, बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर आपको स्कैंडिनेविया का पठार दिखाई देगा। याद रखिए स्कैंडिनेविया का जो पठार है ये कौन कौन से देश में आता है। तो मैं आपको नाम स्पष्ट कर दूं, ये पठार आपको देखने को कहां कहां मिलता है। एक आपको देखने को मिलेगा सीधा सीधा है नॉर्वे, फिर स्वीडन और फिनलैंड। फिनलैंड में सबसे कम पार्ट आता है, नॉर्वे और स्वीडन में सबसे ज्यादा पार्ट आता है। इसे के लिए एक डायमेंशन और याद रखिएगा कि ये जो पठार है इस प्रकार से आपको दिखता है, ये पठार और इस पठार के ऊपर जो है वो पर्वत निर्मित है। तो थोड़ा सा आपको जो है इसका ध्यान रखना है कि पठार के ऊपर पर्वतों का निर्माण हुआ है। ये महत्वपूर्ण है, ये जानने लायक इंफॉर्मेशन है विच यू हैव टू टेक केयर अबाउट दैट। ओके, तो ये आपको जो है कुछ प्रमुख पठार दिखाई देंगे, आपको इसे याद रखना है। इसके अलावा एक जो है वो सबसे कम इंपॉर्टेंट है, पर याद रखिए कि कभी कभार बहुत लेस इंपॉर्टेंट चीजें भी आ जाती हैं। यहां चीन में एक बहुत ही अंदर जाकर एक छोटा सा पठार है जिसे कहा जाता है चीनी या मैं कहूं चाइनीज घोर। फाइन, या घोर। फाइन, GHOR, ये DHOR, धोर या घोर। फाइन, ये याद रखिए ये पर्वतीय क्षेत्र में आता है, यानी कि अंतर पर्वतीय पठार है। और ये जो है पर्वतीय क्षेत्र में आने के कारण बहुत ज्यादा रिमोट है, बहुत ज्यादा दूर दराज के क्षेत्र में आता है। पर हम क्यों देख रहे हैं? तो इसीलिए मैंने कहा कि ये UPSC स्पेसिफिक क्यों जाना चाहिए। याद रखिए कि चाइना ने एक समय पर अपना न्यूक्लियर टेस्ट करा था, उस स्थान पर USA की नजर हमेशा होती है। तो हो सकता है ऐसा जो है इंटेलिजेंस का कहना है कि चाइना इस पठार का यूज करेगा जब कभी आगे अपने न्यूक्लियर पावर को एक्सपेंड करने की बात होगी। क्यों? क्योंकि बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ क्षेत्र है। तो आप याद रखिए चीनी घोर के नाम से जो क्षेत्र आता है, पर्वतपदीय माफ कीजिएगा अंतर पर्वतीय पठार है। काफी कम न्यूज में देखा रहता है, काफी एटलस में तो आपको मिलेगा नहीं, बट फिर भी आप याद रखिए कि चीनी क्षेत्र में आता है। एग्जैक्टली कहां आता है चाइना तो डिस्क्लोज भी नहीं करता अपने मैप में से, ठीक है। तो ये जो है वो महत्वपूर्ण क्या हुए,
महत्वपूर्ण जो है हमारे पठार हुए। आइए अब हम महत्वपूर्ण जो है मरुस्थलों के बारे में देखते हैं। ये मैंने लिस्ट बना रखी है, आइए एक एक करके इसे प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ फ्यू सेकेंड, हम यहां इसे देखते हैं। चलिए, तो आई थिंक आप सभी को अब याद हो चुका होगा किस प्रकार से विश्व मानचित्र बनाना है। यहां पर आप पाएंगे इस तरीके से, ये जो है ये क्या है, ये है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका। याद रखिए कि आपको जो मरुस्थल हैं उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे और मैं ये जो ड्रॉ कर रहा हूं इससे आप लोग ड्रॉ करना भी सीखते जाएंगे। याद रखिए सबसे पहला तो मरुस्थल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। अब यहां पर मैं उम्मीद करूंगा एक अंडरस्टैंडिंग की। याद रखिए कि मरुस्थल दो प्रकार के हैं, एक शीत है और एक कौन सा है, एक गर्म है। अब सुनिएगा ध्यान से, जो गर्म मरुस्थल है उनका निर्माण कहां होता है? बच्चों बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा। याद रखें कि गर्म मरुस्थल का जो है निर्माण वहां होता है जहां ठंडी जलधारा आती है। और ठंडी जलधारा कहां आती है? तो याद रखिए ठंडी जलधारा का जो विस्तार है ये सामान्यतः आपको महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में देखने को मिलता है। ये सामान्यतः सभी को पता है, पर याद रखिए पश्चिमी की ही दिशा में क्यों आती हैं? तो इसका मुख्य रीजन यह है कि पश्चिम की दिशा बेसिकली पृथ्वी के घूर्णन के कारण संबंधित होती है। कैसे? तो एक तो पृथ्वी का घूर्णन होगा, घूर्णन के साथ साथ जो व्यापारिक पवनें हैं उनका आगमन होगा। व्यापारिक पवनें ईस्टर्ली है, ईस्ट से वेस्ट के साइड जाती है। जब वेस्ट के साइड जाएगी तो सतह का पानी हटाएगी, अंदर का ठंडा जल बाहर आएगा, बाहर आएगा तो ठंडी जलधारा कहोगे। क्लियर? तो ये उसका मुख्य रीजन है, इसे आप लोग को अपने दिमाग में सेटल डाउन करना है। तो एक गर्म मरुस्थल हो गया। अब शीत मरुस्थल, ये याद रखिए सामान्यतः बच्चे को ये लगता है, मैं बार बार क्यों कहता हूं कि आपको अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है, आपको समझ विकसित करने की जरूरत होनी चाहिए। याद रखिए कि शीत मरुस्थल का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि -48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, यानी कि तापमान का अतिशय उच्च होना शीत मरुस्थल की कंडीशन नहीं होती, या फिर अतिशय निम्न होना शीत मरुस्थल की कंडीशन नहीं होती। याद रखिए उच्च या निम्न होना यह वास्तविकता में हमारे सोच का नतीजा है, पर वास्तविक डेफिनेशन क्या है एक मरुस्थल की? तो याद रखिएगा वेयर नथिंग कैन ग्रो इज कॉल्ड डेजर्ट। जहां कुछ उग नहीं सकता उसे मरुस्थल कहते हैं। और कहां नहीं उग सकता? जहां वर्षा नहीं होती। याद रखिए कि जिस स्थान पर वर्षा नहीं होगी, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, उस स्थान पर कभी कुछ उगता नहीं है। इसीलिए आप पाएंगे कि जो शीत मरुस्थल हैं कई जगह पर टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस ही है, पर उसे शीत मरुस्थल कह दिया जाता है। कारण बस इतना है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है और दूसरी चीज वहां कुछ उग नहीं रहा क्योंकि बारिश नहीं हो रही। और मैंने 10 बार क्लियर करा है इस चीज को। याद रखिए बारिश कहां नहीं होती? बारिश वहां नहीं होती जब पवनों का प्रवाह जो है वो नीचे की ओर हो। व्हेन अ रिवर यूज्ड टू फ्लो फ्रॉम अ एरिया, जब कोई नदी किसी क्षेत्र से बहती है तो पानी का सप्लाई होता है, कुछ उगता है। पर जब कोई हवा ऊपर से नीचे की दिशा में आती है, याद रखिए नीचे आने पर कंडेंसेशन अर्थात संघनन की क्रिया नहीं होती। संघनन की क्रिया नहीं होने पर कभी भी मेघ नहीं बनते, मेघ नहीं होने पर वर्षा नहीं होती। तो अपने दिमाग में हमेशा क्लियर रखिएगा कि किसी भी स्थान पर अगर आपको नहीं दिख रहा है कुछ उगते हुए तो वो मरुस्थल है। ठीक है, तो ये मरुस्थल के डायमेंशन मैंने बता दिया। एक होता है गर्म मरुस्थल या फिर जिसे कहा जाता है हॉट डेजर्ट, हॉट डेजर्ट, और एक को कहा जाता है कोल्ड डेजर्ट। इसमें तापमान सिर्फ एक एंटिटी है, बट मेजर चीज याद रखिएगा कि जो गर्म मरुस्थल है ये सामान्यतः आपको जो है पश्चिमी भाग में ठंडी जलधाराओं के कारण दिखते हैं और व्यापारिक पवनों के कारण दिखते हैं। जो ठंडे मरुस्थल हैं ये सामान्यतः उन स्थानों पर दिखते हैं जहां पर पवन का नीचे की दिशा में प्रवाह होता है। अब नीचे की दिशा में प्रवाह कैसे भी हो सकता है नीचे का भाग ठंडा हो, वो ध्रुवीय क्षेत्र हो, इस कारण पवनें भारी होकर नीचे आ रही हो, या फिर इसका कारण यह हो सकता है कि उस स्थान पर बाय डिफॉल्ट फोर्सली जो है पवनें नीचे गिर रही हो। कारण कुछ भी हो, रिजल्ट सेम होता है। ठीक है, चलिए हम एक एक करके जो है वो मरुस्थलों को मार्क करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है इसके नोट्स जरूर बनाएंगे और आप सभी के कमेंट्स का मैं वेट करता हूं। याद रखिए आपका एक एक कमेंट मैं रीड करता हूं। ओके, और सेकंड चीज देखिए, थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इतना कंटेंट मिल रहा है तो कोशिश करें इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। समय के साथ जो है स्पीड कम होती जाती है, जो रीच है वो सीरीज ही कम होती जाती है। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी आप सभी से कि आप सभी इसे शेयर जरूर करें, कुछ लोगों तक इसे पहुंचाएं, जिससे हमारा जो एफर्ट है वो सार्थक हो सके। चलिए तो आ जाए, हम एक एक करके जो है मरुस्थलों को मार्क करते हैं। सबसे पहले तो हम सहारा ही मरुस्थल को मार्क कर दें।
याद रखिए, मैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं, सहारा का मरुस्थल जो है विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। इसका आकार जो है वो विश्व के तीसरे सबसे बड़े देश से बड़ा है। ये सहारा का मरुस्थल के लिए जो है ये डायमेंशन याद रखिएगा, ये सबसे बड़े देशों में सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। 10 से ज्यादा देशों में ये आता है। ये मरुस्थल जो है वो अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग में आता है। थर्ड चीज याद रखिएगा, इस मरुस्थल के नीचे आपको जो है क्या दिखाई देता है, घास का मैदान, और उस घास के मैदान के नीचे आपको जो है क्या दिखाई देता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दिखाई देते हैं। क्लियर। अब यहां एक मरुस्थल दिखाई देगा और एक और मरुस्थल बच्चे आपको इस स्थान पर दिखाई देगा। याद रखिए, इसे कहा जाता है कालाहारी का मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल के लिए याद रखिए कि कालाहारी का मरुस्थल जो है मेनली आता है नामीबिया में, थोड़ा पोर्शन आता है बोत्सवान में, और थोड़ा सा पोर्शन बस आता है कहां पर, साउथ अफ्रीका में। फाइन। तो ये याद रखिए, एक कालाहारी मरुस्थल है, मैं यहां मेंशन भी कर देता हूं जिससे आपको समझने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। याद रखिए, ये कालाहारी है। फाइन। और मैं इसके बारे में बता चुका हूं, यहां पर जो है मसाई ट्राइब रहती है जो फ्रेश ब्लड ड्रिंक करने के लिए फेमस है। साथ में ये मॉर्निंग ड्यू अर्थात सुबह की ओस पीने के लिए प्रसिद्ध है। साथ में वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट ट्राइब है, सबसे ज्यादा हाइट की ट्राइब है। और इसके अलावा मैं बता चुका हूं कि यहाँ इसके ऊपर जो कॉन्गो का एरिया है, यहां पर सबसे कम हाइट की ट्राइब दिखाई देती है जिसे कहा जाता है पिग्मी ट्राइब। और इन दोनों का ही कारण मैं डिस्कस कर चुका हूं, आर्द्रता। फाइन। तो एक कालाहारी का मरुस्थल दिखाई देगा। इसी प्रकार से यहां आ जाइए, याद रखें यहां आपको जो है वो नामीब का मरुस्थल दिखाई देगा। नामीब का मरुस्थल का मुख्यतः विस्तार जो है वो नामीबिया में है। क्लियर। तो ये नामीब का मरुस्थल इस स्थान पर आपको दिखाई देता है। फाइन। अब एक ये मरुस्थल है लास्ट, ये याद रखिए कि इसके ऊपर जो है यहां पर आपको एक रब अल खाली मरुस्थल दिखाई देगा। याद रखिए, रब अल खाली मरुस्थल जो है वो सऊदी अरब में आता है। सऊदी अरब के अलावा येमेन, यूएई में भी इसका विस्तार है, यानी कि यहां मैंने लिख रखा है, सो डोंट वरी, मैं यहां मार्किंग कर रहा हूं, मैंने लिख पहले से रखा है। यहां आपको जो है एक मरुस्थल दिखाई देगा जिसे कहा जाता है रब अल खाली। और याद रखिए, ये मैंने जैसा आपको बताया कि ये सऊदी अरेबिया, येमेन और ओमान, सऊदी अरेबिया, येमेन और यूएई, ओमान नहीं है, यूएई यहां पर देखने को मिलता है। मैंने वहां पर पहले से मेंशन कर रखा है, सो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से याद रखिए कि ईरान वाले क्षेत्र में आपको एक मरुस्थल दिखाई देगा। याद रखिए, इसे कहा जाता है दास्ता-ए कबीर, दास्ता-ए लूट। ये दोनों ही मरुस्थल जो है ईरान वाले क्षेत्र में आते हैं। ये याद रखिएगा कि ये मरुस्थल जो है कहा जाता है, देखिए सहारा के मरुस्थल का विस्तार रब अल खाली को माना जाता है, इसे अरब का मरुस्थल कहते हैं, और इसी का विस्तार जो है आगे ईरान वाले क्षेत्र को कहा जाता है, और ईरान के रास्ता कबीर और दास्ता लूट को माना जाता है या नहीं है, ये रिसर्चर्स बताते हैं। ठीक है। तो यहां मैंने जैसा आपको बताया, ये दास्ता कबीर और दास्ता लूट का क्षेत्र है। तो ये दोनों मरुस्थल आपको इस स्थान पर देखने को मिलते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा ये याद रखिए कि अंदर जाएंगे तो आपको चीन में एक मरुस्थल दिखाई देता है। याद रखिए, इसे जो है वो तकला मकान कहा जाता है, तकला मकान। ये याद रखिएगा, ये जो है ये पूरी तरह से चीन वाले क्षेत्र में आता है। तकला मकान का मरुस्थल जो है, इस मरुस्थल में जो रेत है और जो डस्ट है, इसी की अब देखिएगा, मैं आपको समझाने के लिए बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूं, और यही कारण है कि कई बार जो है वो समय का अभाव होने लगता है। मैं क्यों कहूं, मैं क्यों आपको इतना फोर्स करता हूं, इंसिस्ट करता हूं कि आप बैचेस में आइए, समझिए इस चीज को कि आप यहां पर उन चीजों तक पहुंच नहीं पाते कई बार जो चीजें एग्जाम में आती हैं। अब देखिए, मैं यहां समझाना चाहता हूं और 2 घंटे इस पर लेक्चर लेना चाहता हूं कि प्रश्न ये आ रहा है कि पवनें चलती हैं। आप समझिएगा, यहां इस दिशा से पवन चलती है जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित जब भी प्रश्न आपको दिखाई देगा कि भारत में क्या होती है, भारत में इसके कारण वर्षा होती है। फाइन। पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में जो वर्षा है वो कराता है, इससे हमारी फसलों को फायदा होता है। लेकिन यही चीज जब चाइना जाती है तो याद रखिए, चाइना में पूरी वर्षा कराती है, और चाइना के क्षेत्र में इसलिए कहा जाता है चाइना टाइप ऑफ बायोम। फाइन। और याद रखिएगा कि जब चाइना टाइप ऑफ बायोम आपको देखने को मिलता है तो इस क्षेत्र से तकला मकान से होते हुए पवनें आगे की ओर जाती हैं, और यही कारण है कि तकला मकान से डस्ट लेकर ये आगे उसे जमा करती हैं। जहां जमा करती हैं वहीं से निकलती है एक नदी जिसके ऊपर 3 गॉर्ज डैम है, जिसे येलो रिवर या होंगो रिवर के नाम से जाना जाता है। और याद रखिए, मुल्तानी मिट्टी का क्षेत्र है, जहां पर ये पानी विसर्जित करती है वहां का पूरे सागर का पानी पीला हो जाता है, इसलिए पीला सागर या येलो सागर कहा जाता है। फाइन। अब इस चीज को समझिएगा कि तकला मकान से निकली हुई धूल के जमाव से जो क्षेत्र बना, वहां पर एक नदी बहती है। अब
ये चीजें जो है वो पेपर में आती हैं और ऐसी ही सारी चीजें आपको समझनी है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग देखिए, जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं, मेरा उन सभी से कहना है आप जरूर आए और इसका पार्ट बने, आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट महसूस होगी। फाइन, तो याद रखिए एक टकला मकान आपको दिखाई देगा, ये चीन वाले क्षेत्र में आता है। इसी प्रकार से याद रखिए कि ऊपर एक और मरुस्थल दिखाई देगा, याद रखिए इसे कहा जाता है गोबी मरुस्थल, गोभी नहीं, गोबी। फाइन, याद रखिए गोबी मरुस्थल के लिए ये पूरी तरह से जो है वो मंगोलिया में आता है। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो है ये शीत मरुस्थल का यानी कि ठंडे मरुस्थल का उदाहरण है। फाइन, और ये भी याद रखें कि इस मरुस्थल में जो है वो किसी भी प्रकार की खेती वेती नहीं होती, लेकिन यहां पर पशुपालन कुछ स्थानों पर देखा जाता है। ठीक है, तो ये मरुस्थल तो थोड़ा आपको जो है पशुपालन के लिए प्रसिद्ध दिखाई देगा। अब इसके अलावा याद रखिए कि आपको कुछ मरुस्थल जो है वो पहले से पता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं तो यहाँ आटाकामा का मरुस्थल आपको दिखाई देगा, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। फाइन, इसी प्रकार से याद रखिए कि आपको ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ मरुस्थल दिखाई देते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल जो है आपको इस स्थान पर बनाकर दिखाता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। याद रखिए पहली चीज तो ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल का जो निर्माण है, ये निर्माण वास्तविकता में कहां पर है, तो याद रखें इसके कौन से भाग में होगा, बट ऑब्वियस है इसके पश्चिमी भाग में होगा। अब देखें यहां पर आपको बहुत सारे मरुस्थल दिखाई देते हैं। ओके, अब यहां मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है और मैं देखना चाहता हूं कौन कौन से स्टूडेंट जो है वो कमेंट सेक्शन में इसे मेंशन करते हैं। यहां पर आपको सिम्पसन दिखाई देगा, गिब्सन दिखाई देगा, ग्रेट सैंडीज दिखाई देगा। मैं नाम फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक सिम्पसन दिखाई देगा, एक ग्रेट सैंडीज दिखाई देगा, एक जो है वो विक्टोरिया मरुस्थल भी दिखाई देगा। और याद रखिए सिम्पसन, गिब्सन, विक्टोरिया और सैंडीज, ये 4 मरुस्थल हैं इस स्थान पर। आप सभी मुझे बताएंगे कि इन मरुस्थलों का क्रम क्या है उत्तर से दक्षिण के रूप में। फाइन, मैं यहां पर आपको जो है वो नाम दिखा दूं जिससे आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो राहत रहे। याद रखें कि कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। भाई कहां लिखा था मैंने, जस्ट अ फ्यू सेकेंड, आपको जो है वो ऑस्ट्रेलिया में एग्जैक्टली यहां लिखा हुआ है सिम्पसन, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया। इसमें एक और ऐड कर लीजिएगा जिसे कहा जाता है सैंडीज। ग्रेट एंडीज नहीं बच्चे, एंडीज पर्वत है। फाइन, सैंडीज ये जो है आपको यहां पर दिखाई देगा ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर, अब ये याद रखिए कि नामीब के मरुस्थल के लिए मैंने बताया नामीबिया में मुख्यतः आता है, या अंगोला में भी आता है, इसे आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा याद रखें कि आपको रब अल खाली, ये देश मैंने यहां मेंशन कर दिए, ये मुझे याद है मैं डायरेक्टली प्लॉट कर दूं, पर कभी कभार ऐसा होता है कि आप तक वो चीज पीडीएफ के फॉर्म में पहुंच जाए तो वो ज्यादा अच्छा होता है, इस कारण मैंने उसे यहां पर मेंशन कर दिया है। ये गोबी मरुस्थल के बारे में बताया मैंने, ये अना नाफूद, ये याद रखिएगा, ये मरुस्थल अकेला अकेला जो है सऊदी अरेबिया में आता है और ये काफी छोटा है, परंतु ये याद रखिए कि ये इसी मरुस्थल का एक भाग है। ठीक है, एक विस्तार है, आपको याद रखना है। अब यहां पर कुछ छोटे छोटे मरुस्थल और हैं, जैसे आई थिंक आप सभी देख पाएंगे काराकुम मरुस्थल, ये तुर्कमेनिस्तान में है, तुर्की में नहीं है, ये तुर्कमेनिस्तान में है। फाइन, आटाकामा मैंने आपको बताया, दास्ता कवी, दास्ता इलूट ये हमने देख चुका है। और अब आ जाइए इन कुछ मरुस्थलों के बारे में हम मार्किंग कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। फाइन, तो देखिए तुर्कमेनिस्तान वाला क्षेत्र जो आपको यहां दिखाई देता है, इस प्रकार से आपको याद रखना है कि यहां एक मरुस्थल दिखाई देगा, इसे कई बार जो है सीधा सीधा तुर्कमेनिस्तान का मरुस्थल कहा जाता है। ठीक, आपको या फिर इसे काराकुम मरुस्थल कह दीजिए। फाइन, ये एक मरुस्थल दिखाई देगा, ये पूरी तरह से तुर्कमेनिस्तान में आएगा। अब इसके अलावा ये याद रखें कि आपको कुछ गर्म मरुस्थल यहां देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने ये बताया। याद रखें यहां पे आपको कैलिफोर्निया का मरुस्थल दिखाई देगा, इसी प्रकार से आपको यहाँ पे जो है मुजावे का मरुस्थल दिखाई देगा। इसी तरह से आपको जो है ये याद रखना है कि यहाँ पर जो पठार है जिसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताएं, कई बार इसे भी मरुस्थल की कैटेगरी में डाला जाता है। तो यहाँ पर मैं नाम मेंशन कर दूं जिससे आपको समझने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। यहाँ पर है कैलिफोर्निया का मरुस्थल। फाइन, यहाँ पर जो है मुहावे मरुस्थल दिखाई देगा। और इसी तरीके से जो है आपको मुख्यतः मरुस्थलों का डिस्ट्रीब्यूशन यहां दिखाई देता है। तो आई थिंक आप लोग के लिए ये जो है वो मोर देन सफिशिएंट होगा। एक आपको मैंने यहां अतिरिक्त लिखा हुआ है, ये मुजावे है, मुहावे जो है ऊपर दिखाई देता है। फाइन, अब याद रखिए
ये जो मरुस्थल है जो यूएसए और मेक्सिको की सीमा में आता है, इसे थोड़ा सा आपको याद रखना है, चिहाहुन आहू। फाइन। ये जो मरुस्थल है, कई बार इसका प्रोनाउंसिएशन और भी होता है। फाइन। क्योंकि ये थोड़ा सा मैक्सिकन या फिर मैं कहूं थोड़ा सा लैटिन टच है इसमें, तो कई बार जो है प्रोनाउंसिएशन में अलग अलग वर्ड्स आते हैं। आपको याद रखना है ब्रॉडर सेंस में दिस यूज्ड टू साउंड लाइक दिस, और याद रखिए ये यूएसए और मेक्सिको के बीच में आने वाला एक मरुस्थल है। फाइन। इसका एक डायमेंशन बस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। याद रखें, आपको सीधा सीधा प्रश्न ये पूछ लिया जाएगा कि ये कहां पर आता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है वो न्यूज में नहीं रहता। लेकिन ये याद रखिए कि यहां पर ही जो है वो यूएसए और मेक्सिको के बीच में जो है वो बॉर्डर का डिस्प्यूट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन दीवार बनाई गई है जिसे लोग इलीगली क्रॉस करने का प्रयास करते हैं। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं इस बारे में कि व्यक्ति जो है वो यूएसए में एंटर करना चाहता है। कारण क्या है? कारण यह है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाई वेजेस, यानी कि ज्यादा तनख्वाह मिलती है, ज्यादा संभावनाएं हैं अपने जीवन स्तर को सुधार लेने की। इस कारण जो है लोग यहां क्रॉस करने का प्रयास करते हैं, और ये याद रखिए इसी क्रम में जो है वो यहां पर दीवार बनाई गई है। ठीक है, तो इस कारण ये न्यूज में रहता है, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ये आपको दिखाई देगा सहारा का मरुस्थल। ओके, तो आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब आइए हम जो है विश्व के सभी महत्वपूर्ण मैदानों को प्लॉट करते हैं। मैदानों को प्लॉट करने से पहले याद रखिए आपको पता होना चाहिए ये जो मैदान है ये कितने हैं, या फिर मैं कहूं ये मैदान जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चे ध्यान से सुनिएगा, याद रखें कि मैदान जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय मैदान, उष्ण कटिबंधीय मैदान, और याद रखें दूसरे को कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान। ओके, तो उष्ण कटिबंधीय हो या शीतोष्ण कटिबंधीय हो, दोनों के लिए याद रखें कि उष्ण कटिबंधीय मैदान जो है ये सामान्यतः हरे होते हैं, लेकिन ग्रीष्म ऋतु के आगमन के साथ ये क्या हो जाते हैं, ये ड्राई हो जाते हैं, शुष्क हो जाते हैं। और ये शुष्क मैदान जो है घास के मैदान, आग के लिए, जिसे हम फॉरेस्ट फायर के लिए जानते हैं, याद रखिए कि ये घास के मैदान जो है उसके लिए प्रसिद्ध है। फाइन। दूसरी चीज याद रखिए, जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं ये हरे भरे मैदान होते हैं सामान्यतः, और ये याद रखिए ये पर्यटन के लिए काफी प्रसिद्ध है। अब हर एक महाद्वीप के लिए अपने शीतोष्ण घास के मैदान और अपने जो है शुष्क घास के मैदान होते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, उत्तरी अमेरिका में आपको जो है प्रेयरी दिखाई देगा, दक्षिणी अमेरिका में आपको पैम्पास दिखाई देगा, कैंपोसा दिखाई देगा और पैम्पस दिखाई देगा। ये शीतोष्ण और उष्ण दोनों हैं। अब इसी प्रकार से आपको सवाना दिखाई देगा, सवाना में फिर आप आएंगे तो नीचे आपको दूसरे मैदान दिखाई देंगे। अब यहां समझिए, हमें बड़े मैदान के बारे में तो महाद्वीपों के अंदर देखना ही है। अब यहां माइन्यूट क्लियरिटी के लिए हम छोटे घास के मैदान कवर कर लेते हैं। देखिए, जो बड़े हैं, बड़े तो मैं आपको बताऊंगा ही अभी भी और बाद में भी, जब महाद्वीप देखेंगे तब हम उस पर जाएंगे, लेकिन इस क्लास में आप इसके माइन्यूट क्लियरिटी कर लें, जिससे अगर एग्जाम में कभी वो आते हैं तो वो छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स ना हो। बड़े तो हम देखेंगे ही, बट यहां माइन्यूट क्लियरिटी लाने का हमारा प्रयास होना चाहिए। तो आइए हम दोबारा से इसे जो है वो प्लॉट करते हैं और ये लास्ट डायमेंशन की ओर बढ़ना स्टार्ट करते हैं। और ये याद रखिए, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप लोग P2I बैचेस में आते हैं तो अगर आपको ठीक लगे तो आप मेरा जो है वो कोड यूज कर सकते हैं। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं भाई, तो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बहुत जो है आर्थिक फायदा होगा, बस ऐसा है कि इट इज लाइक अ एप्रिसिएशन फॉर मी। ये मेरे लिए एक एप्रिसिएशन होगा कि आप जो है वो मेरे ये वर्क जो है वो दिखाएगा कि माय वर्क इज गुड, मैं सही काम कर रहा हूं जो बच्चों तक मैं पहुंच पा रहा हूं। तो इट इज लाइक एप्रिसिएशन। अगर आप लोग आते हैं, अगर आप आने के बारे में सोचते हैं, तो जरूर जो है वो मेरा AK लाइफ कोड जो है आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो भी फैकल्टी से पढ़ रहे हो आप उनका कोड यूज करें तो दे विल बी एप्रिशिएटेड, दे फील एप्रिशिएटेड बाय द यूजिंग ऑफ कोड। फाइन, चलिए अब इस प्रकार से आप आगे आएंगे तो ये जो है बनकर रेडी है हमारा विश्व का मानचित्र। और देखिए, मैं चाहता हूं कि हमारे जो स्टूडेंट हमें देख रहे हो और जो फ्रीक्वेंटली देख रहे हो और जो फ्री टाइम विजिटर्स हो, वो भी आप समझे इस चीज को कि आपको मैप बनाते आना चाहिए। मैप की समझ आपका नेक्स्ट लेवल का आंसर राइटिंग बना देती है। और याद रखिए, मैं हर बार कहता हूं, हु यूज्ड टू से दैट लुक्स डजंट मैटर,
ये कौन कहता है कि लुक्स मैटर नहीं करते? अगर लुक्स मैटर नहीं करते बच्चे, तो मैं या आप शाहरुख खान क्यों नहीं है? फाइन, सिंपल सी बात है, लुक्स मैटर करते हैं और बिल्कुल करते हैं। और आपके केस में, मेरे केस में, ये लुक्स है हमारी कॉपी। याद रखिए कि आपकी कॉपी जो है वो सुंदर होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेबल होनी चाहिए। अगर ये रिप्रेजेंटेबल है, याद रखिए आपको मार्क्स मिलेंगे। और अगर ये रिप्रेजेंटेबल नहीं होगी, आप कितना भी नॉलेज डाल लीजिए उसके अंदर, नंबर नहीं मिलेंगे। फाइन, तो आपकी कॉपी को रिप्रेजेंट, अब ऐसा नहीं कि वहां फूल पत्ती चांद सितारे बना दो आप। फाइन, आपको करना यह है कि फ्री हैंड मैप बनाना सीखना है। बस ये मैप बनाना आप सीख लीजिए, आपका आधे से ज्यादा काम हो जाएगा। और मैंने जो मैराथन ली थी वहां पर थोड़ा सा जो है इस बारे में मैंने हिंट भी करा था कि कभी, और P2I बैचेस में तो खैर मैं दिखाता ही हूं। फाइन, और कभी आप लोगों से इंटरेक्शन होगा तब मैं आपको बताऊंगा भी इस बारे में। याद रखें कि मेरे दोनों मेंस में जो नंबर थे, जो मार्क्स थे, एक मेंस जो था मेरा, जो जिसमें मेरे ऑप्शन में बहुत बढ़िया मार्क्स थे, मैं अगर आपको बताऊं तो आप पाएंगे कि वहां ऑप्शनल में जो मेरे मार्क्स थे वो कम थे, पर मैंने कंटेंट बहुत अच्छा लिखा था। और दूसरा जो मेंस, ये मेरा एवेल्युएशन है, ये मेरा जो है वो सोचना है, मुझे ऐसा लगता है। फाइन, और जो मेरा दूसरा मेंस था उसमें मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा, ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो उसमें मैंने कंटेंट उतना नहीं लिखा, पर ये जो आप मैपिंग वैपिंग देखते हैं ये उसी का नतीजा रहा। फाइन, और उसमें मेरे शॉकिंगली बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, जबकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे मार्क्स जो है शायद उतने बेटर नहीं होंगे या उतने बेहतर तरीके से मैं आंसर नहीं लिख पाया, बट मार्क्स शॉकिंगली अच्छे थे। याद रखिए, ट्राई एंड टेस्टेड मेथड है। मैं क्यों कह रहा हूं, ये बिल्कुल सत्य है कि अपना मार्ग बनाएं। ये जो है मेरी, मैं अपने आप का ही उदाहरण यूज करूं तो ये मेरी खुद की जो है वो सोच रही कि अपना रास्ता स्वयं बनाना चाहिए, मैं किसी के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलूंगा। भाई, आपको अपना रास्ता बनाने में समय लगता है, ये एफर्ट टेकिंग काम है। जब आप रास्ता बनाने में एफर्ट लगाओगे तो सक्सेस तक कैसे पहुंचोगे? आप सक्सेसफुल कैसे बनोगे अगर रास्ते में ही आपने जो है वो अपने सारे एफर्ट वेस्ट कर दिए? तो बताए हुए, बनाए हुए रास्ते पर पहुंचे। अगर आपको यहां से दिल्ली जाना है या फिर आपको आपके घर से जो है वो किसी एक क्षेत्र में जाना है, तो बने बनाए रास्ते पर चलिए, ना कि अपना रास्ता खुद बनाने लगे। आप अपना रास्ता खुद बनाए, ये क्रांतिकारी काम है, लेकिन फिर याद रखिए उस रास्ते पर चल के कोई और ही पहुंचेगा। फाइन, जैसे अगर मैंने कुछ सक्सेस के मंत्र अपने लिए बनाए, तो याद रखिए अब चूंकि मैंने दूसरे के मंत्र फॉलो नहीं करे, अपने बनाए, इस कारण अब मेरे मंत्र से कोई और ही सक्सेसफुल होगा। फाइन, और यही चीज मैं कह रहा हूं कि कम से कम ये जो मंत्राज है, मंत्र वत्र कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी चीजें हैं कि अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की कि प्रश्न कहां से आते हैं। मैं बार बार कहूंगा कि यूपीएससी प्रश्न रिपीट नहीं करता बच्चे, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो टॉपिक रिपीट करता है। 15 पेज का बायोम बन जाता है। फाइन, अगर हम बायोम्स को निपटाने पर आए तो 15 से 20 पेजेस में निपटा देंगे, और 15 से 20 पेज आपको हर बार 2 से 3 क्वेश्चन देगा। फाइन, आप पकड़ भी नहीं पाओगे। जो लोग जो ये बताते हैं कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए, मैं दावे के साथ कहता हूं उनको ये पता भी नहीं होता कि इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, जिसे वो करंट पर आधारित प्रश्न मान लेते हैं। डियर, वो कोर इन्वायरमेंट का पार्ट है, वो बिल्कुल बायोम में आता है। फाइन, अभी एक जो है मान लीजिए मसाई ट्राइब से कोई प्रश्न आ जाए तो आपको ये कहा जाएगा कि पता है वो एक ट्राइब का एक व्यक्ति जो है वो डांस कर रहा था, उसके जैसी दिखने वाली एक ट्राइब से यूपीएससी ने प्रश्न पूछ दिया। दिस इज अ रबिश थिंग। फाइन, ये बिल्कुल रॉन्ग है। इसको समझिए कि मसाई ट्राइब 10 साल से पढ़ाई जा रही है, बस आपने उसका वीडियो अभी देखा था, इस कारण आप उसे रिलेट कर रहे थे। तो यूपीएससी जो है वो चीजें पूछती है और क्वेश्चंस रिपीट नहीं करती, टॉपिक रिपीट करती है, और वो 10 साल से ये कर रही है, बट नोबडी यूज्ड टू टेल यू। और जब नहीं दे रहा होता, जब नहीं पता होता, इसी कारण तो सिलेक्शन कम हो जाता है। और यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस बैच पे आइए। ये जो बैचेस हैं आपको वन स्टेप अहेड लेकर जाएंगे। समझिएगा कि एक समय पर बहुत बड़े खर्चे की बात होती थी ये, और मुझे पता है कि आप सभी को लग रहा है जल्दी से पढ़ाई, पर मैं बस एक एडवाइस बता रहा हूं कि जो मेरा अनुभव है, ये अनुभव ये कहता है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपने मंत्र के बजाय जो दूसरों के मंत्र हैं, जो दूसरों के तरीके हैं, उसे मान लेना चाहिए। फाइन, तो आप जो है अगर चाहते हैं तो इसी प्रकार से जैसा हम यहां पढ़ रहे हैं, इसका एक या दूसरा वर्जन और स्ट्रॉन्गर और भी हार्डर आपके पास आएगा। फाइन, और आप उस जिद को छोड़ें कि आप जो है वो स्वयं ही करना चाहते हैं, स्वयं आप करें, आप सक्सेसफुल हो। और बिल्कुल आप मत बताइएगा कि आप जो है वो पढ़कर, किसी स्थान से पढ़कर सक्सेसफुल हुए। आप सेल्फ स्टडी ही उसे कहिए, लेकिन आपको
एडवाइस की, आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। और आप इस चीज को फील कर पाएंगे कब, कि आपको जरूरत थी और आप गलत डायरेक्शन में पड़ गए, जब आप जो है वो 1-2 फेलियर फेस कर लेंगे और तब तक आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं मानकर चल रहा हूं और ये मेरी उम्मीद है कि जब ये बैचेस हों तो मुझे वहां सुनाई दे, पता चले और ये इंफॉर्मेशन मुझ तक आए कि जो मैं बच्चों को समझाना चाह रहा था, मेरा वो ऑडियंस जो हमेशा देख रहा है, वो ऑडियंस आया, उस बात को उसने समझा, उस चीज को कंसेप्चुअलाइज करा और उस चीज को फॉलो करा। ये मैं उम्मीद करता हूं इस बैच में, तो मैं डेफिनेटली उम्मीद करूंगा कि आप लोग मुझे दिखाई देंगे। चलिए, तो आ जाए यहां पर हम मैदान को प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए, पहले मैं आप लोग को लिस्ट दिखा दूं जिससे आप लोग को जो है वो थोड़ा इत्मीनान रहे। बहुत ज्यादा मैदानों को याद नहीं करना है मरुस्थल की तरह। क्यों? क्योंकि ये मैदान जो है, सबसे बड़ी बात, मैदानों के लिए एक मेंस का डायमेंशन याद कर लेना बच्चे। फाइन, हमेशा याद रखो कि इन मैदानों का हो चुका है रिक्लेमेशन। अब आप कहेंगे, फिर आप इंग्लिश में बोलने लगे। देखिए बच्चे, मैं आपको एक बात बताता हूं, इसका कोई हिंदी वर्जन नहीं है। ठीक, कहीं पर फॉरेस्ट लगा है, काट दिया तो फॉरेस्ट हट गया, तो आपने कहा कि वहां से वनों का निम्नीकरण हो गया। कहीं घास उगी है, घास हटा दी तो घास की कटाई हो गई। ये कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है। इसमें एक वर्ड होता है इंग्लिश में, इसे कहा जाता है रिक्लेम करना। फाइन, और जो रिक्लेमेशन है, ये सामान्यतः ये वर्ड यूज होता है किसके लिए? फॉरेस्ट के लिए। फाइन, मतलब ये जंगलों के लिए यूज होता है। पर याद रखिएगा कि रिक्लेम का मतलब है कुल मिला के मानव द्वारा प्रकृति के दिए संसाधनों को ले लेना। और ये उदाहरण है, ये हमारी एनसीईआरटी में भी लिखा है, ये उदाहरण है कि हम कितने ज्यादा ह्यूमन सेंट्रिक हैं, कितने ज्यादा मानव केंद्रित हैं। हम ये कहते हैं कि जमीन तो थी, देखिएगा आपको हंसी आएगी। फाइन, जमीन जो थी वो इंसान की ही थी, प्रकृति ने गलती से उस पर घास उगा दी थी 300-400 सालों से। अब हम आ गए हैं तो हम वापस उसे ले रहे हैं। फाइन, आप समझ रहे हैं कितना जो है मटीरियलिस्टिक, कितना भौतिकतावादी या कितना मानव केंद्रित सोच है रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन का मतलब है क्लेम था, मैं दोबारा क्लेम कर रहा हूं, मतलब ये मेरा ही है, इसके पीछे की भावना है, ये मेरा ही है, प्रकृति ने इसे रख लिया था, मैं प्रकृति से वापस ले रहा हूं। बट ये याद रखिए, टेक्निकली यही वर्ड यूज होता है कि रिक्लेमेशन हुआ है सबसे ज्यादा किसका? सबसे ज्यादा हुआ है इन जो मैदानों हैं उनका। इस कारण ये प्राकृतिक रूप से अब आपको उपस्थित नहीं दिखते। और याद रखें, इन स्थानों पर जो है आपको दिखाई देगा कि कृषिगत गतिविधियां, नहीं तो पशुपालन। यहां आपको कृषि दिखाई देगी और नहीं तो आपको यहां पर जो है वो पशुपालन ये दिखाई देगा। याद रखें कि ये जो घास के मैदान है, यहाँ कृषि और पशुपालन क्यों होता है? एक तो इनको काटना बहुत आसान है, दूसरी चीज यहां पर सामान्य तौर पर घास होती है जो फायदेमंद ही होगी पशुपालन करने वाले लोगों के। ठीक है, तो इसमें याद रखिए, आपको सबसे पहले तो याद रखना चाहिए, एक आपको जापान का मैदान दिखाई देगा। याद रखें ये जो जापान का मैदान है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि याद रखिए, फाइन, याद रखना इस चीज को कि जो जापान का क्षेत्र है ये पठारीय क्षेत्र है। इसे जो है काटो का मैदान कहा जाता है। और ये याद रखें कि जो जापान का क्षेत्र है ये क्षेत्र ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र में नहीं आता। याद रखिए, जापान में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, अर्थात बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, परी प्रशांति अग्नि मेखला का पार्ट है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता रहता है, बहुत सारे विध्वंस होते रहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा कि इस स्थान पर कृषिगत उत्पादन क्षमता सबसे कम है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो मैदानी क्षेत्र है यहां पर कृषिगत गतिविधि थोड़ी बहुत हो पाती। फाइन, तो एक मैदान आपको इस स्थान पर दिखाई देगा। आइए इसी प्रकार से आप देखेंगे तो यहां पर आपको जो है मंचूरिया का मैदान दिखाई देगा। ये चाइना में 2 मैदान है, याद रखिएगा, एक मंचूरिया का मैदान है और एक यंगत्सी का मैदान है। ठीक है, अब यहां याद रखें, जब मैं डिटेल में इसे पढ़ाऊंगा ना महाद्वीप में, तब मैं आपसे ये प्रश्न पूछने वाला हूं। इसलिए याद रखिए कि एक मंचूरिया का मैदान है। फाइन, ये मंचूरिया का मैदान जो है वो चाइना के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आता है और एक यंगत्सी का मैदान है, यह दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आता है। फाइन, आइए इसे जो हम यहां प्लॉट कर लें। याद रखें कि आपको यहां पर 2 मैदान बच्चे दिखाई देंगे। एक मैदान आपको जो है वो ऊपर की तरफ उत्तर पूर्वी दिशा में और एक जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ यानी कि दक्षिण पूर्वी दिशा में दिखाई देता है। एक मैदान को जो है आप किस नाम से जानते हो? एक ऊपर वाले को बोलते हैं हम मंचूरिया का मैदान
और ये याद रखिएगा ये दक्षिण पूर्व में है। और इसी प्रकार से एक मैदान आपको दिखाई देगा जिसे जो है यंगत्सी का मैदान, ये जो है वो दक्षिण पश्चिम में है। अब यहां बच्चे बहुत ध्यान से देखिएगा, याद रखें कि जो मंचूरिया का मैदान है ये कृषिगत गतिविधि के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, पर अगर लगाना ही पड़ जाए कभी तो चावल पे लगाना। याद रखिए यो यंगत्सी का क्षेत्र है, ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध है चावल के उत्पादन के लिए। ठीक है, एक तो यंगत्सी का क्षेत्र काफी प्रसिद्ध है चावल उत्पादन के लिए। दूसरी चीज याद रखिए कि हमेशा अपने दिमाग पे सेटल रखिएगा इस बात को कि जो यंगत्सी का क्षेत्र है यहां पर सिल्क का भी उत्पादन हुआ करता था। फाइन, हुआ करता है नहीं, हुआ करता था। याद रखें कि यंगत्सी का क्षेत्र कभी बहुत ज्यादा फेमस था सिल्क के उत्पादन के लिए। सिल्क का मतलब है रेशम के उत्पादन के लिए। ठीक है, तो ये एक मंचूरिया और एक यंगत्सी। चलिए आए दूसरा देखते हैं। इसी प्रकार से आप पाएंगे यहां पर एक और मैदान जो है आपको नीचे, एक तो नीचे वाले क्षेत्र में दो दिखाई देंगे। एक याद रखें, एक दिखाई देगा आपको म्यांमार में जिसे इरावदी का मैदान कहते हैं, और एक कंबोडिया में दिखाई देगा जिसे मेकोंग का मैदान कहते हैं। अब याद रखें, चाहे वो मेकोंग का मैदान हो या फिर मेकोंग का मैदान हो जो कंबोडिया में आता है, या फिर इरावदी का मैदान हो, ये दोनों ही मैदान जो है वो चावल के उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। लेकिन यहां ये याद रखिएगा जो इरावदी का मैदान वाला क्षेत्र है यहां पर कहीं कहीं आपको जो है इल्लीगल तौर पर अफीम की खेती भी दिखती है, ओपीएम का कल्टीवेशन भी दिखता है, मैं पहले भी बता चुका हूं। तो चलिए इसे प्लॉट करते हैं। याद रखें एक मैदान आपको इस स्थान पर दिखाई देगा जिसे जो है वो इरावदी का मैदान कहा जाता है म्यांमार वाले क्षेत्र में, और इसी प्रकार से यहां पर आपको एक दिखाई देगा जिसे जो है कंबोडिया का मैदान कहते हैं। चलिए मैं इसकी मार्किंग कर दूं, और ये याद रखिए दोनों के लिए जो है वो आपको क्या क्या याद रखना है। एक है इरावदी, इरावदी का मैदान, और इसी प्रकार से याद रखिए दूसरा कौन सा है, दूसरा है बेसिकली कंबोडिया या मेकोंग का मैदान। अब यहां पर नेक्स्ट डायमेंशन याद रखें कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मैदान हैं। अब बच्चे यहां ध्यान से सुनिएगा, ओके। देखे, एक आपको जो है मैं पहले दिखा ही दूं नाम आपको, फाइन। एक है आपको मुर्रे डार्लिंग का मैदान। ये याद रखिए कि ये जो डार्लिंग रिवर है, ये डार्लिंग नाम भी आपको याद रखना है। एक डार्लिंग डेजर्ट है, एक डार्लिंग रेंज है, एक डार्लिंग मैदान है। फाइन, सारा आता है कहां, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो देखिए याद रखें मर्रे डार्लिंग ये जो है ये आपको दिखाई देगा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में। यहां मैंने मेंशन कर रखा है कि ये गेहूं के लिए काफी प्रसिद्ध है। फाइन, यानी कि व्हीट कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये डाउन्स का मैदान है, ये याद रखिए ये डाउन्स का मैदान जो है वो शीतोष्ण घास का मैदान है, और ये भी याद रखिएगा कि ये भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है। फाइन, तो आ जाइए इसे हम मार्क करते हैं। यहां आपको दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से। याद रखें ऊपर वाला इस प्रकार से, यहां आपको जो है वो मर्रे डार्लिंग, ये दोनों ही रिवर्स हैं बेसिकली। फाइन, मुर्रे और डार्लिंग ये रिवर्स हैं। ठीक है, मेनली ये रिवर्स हैं, ये आपको दिखाई देगा इस स्थान पर। अब इसके अलावा ये याद रखें जो डाउन्स का क्षेत्र है मैंने यहां पर मेंशन भी कर रखा है, अगर आपको दिखाई दे तो जस्ट अ सेकेंड। ये जो क्षेत्र है ना, ये याद रखिए कि ये वाला तो गेहूं के उत्पादन के लिए, लेकिन ये वाला जो है ये पशुपालन और भेड़ पालन के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहां से ऊन का उत्पादन काफी करा जाता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा एक मैदान जो है मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इसे लैम्बोर्डी का मैदान कहा जाता है, और लैम्बोर्डी का जो मैदान है ये इटली वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है क्या, लैम्बोर्डी का मैदान। फाइन, अब इसके अलावा जो मैदान है ये आप लोग जानते हैं, मैं नाम नहीं लिख रखा हूं पर यहां पर मैं आपको मार्किंग्स बताऊंगा। ये याद रखिए कि भारत में एक घास का मैदान है जिसे कहा जाता है बन्नी ग्रासलैंड। फाइन, याद रखें कि ये जो बन्नी ग्रासलैंड है ये शुष्क या मैं कहूं जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। इसी प्रकार से याद रखिएगा हमारे यहाँ ऊपर वाले क्षेत्र में याद रखिए शीतोष्ण घास के मैदान दिखाई देते हैं जिसे जो है मर्ग या बर्ग के नाम से जाना जाता है। यानी कि इस प्रकार से आप आएंगे तो भारत में जो है वो मर्ग या बर्ग के नाम से इसे जाना जाता है। ये जो है वो पीर पंजाल श्रेणी में, पीर पंजाल श्रेणी में ये पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान है।
या जब ये पीर पंजाल से नीचे आएंगे तो इसे बुग्याल के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिए कि ये शीतोष्ण घास के मैदान यानी कि ठंडे घास के मैदान है, गर्म घास का मैदान या फिर शुष्क घास के मैदान या फिर उष्ण घास के मैदान आपको दिखाई देंगे बन्नी ग्रासलैंड के नाम से। ठीक, अब गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, एक लाइन आपने सुनी होगी, मैं लाइन शायद हो सकता है गलत बोल दूं भाई, तो गिर फिरदौस नूरे जमी हस्ते हमी हस्ते हमी हस्ते हमी हस्ते, मतलब दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है यही है यही है। ये लाइन जो है वो कही गई थी किसके लिए? कहीं तो वैसे हिस्टोरिकली देखेंगे तो दिल्ली के लिए थी, पर अगर आप सही सही देखें तो इसको जो है वो इसका रिलेट करा जाता है इसी पीर पंजाल श्रेणी की सुंदरता के लिए, जम्मू कश्मीर की ब्यूटी के लिए ये कहा जाता था कि ये विश्व की जन्नत है। फाइन, ये इतना ब्यूटीफुल एरिया है, जैसा मैंने आपको बताया शीतोष्ण घास के मैदान जो है वो इसके लिए प्रसिद्ध होते हैं। आई थिंक चीजें आपको क्लियर हो चुकी। फाइन, इसी प्रकार से मैंने आपको यहाँ के लिए भी बताया, याद रखें कि ये सवाना घास के मैदान है। फाइन, ये जो सवाना के घास के मैदान है ये उष्ण घास के मैदान है। इसी प्रकार से आपको ऊपर जो है इसी स्थान पर ये दिखाई देगा, इसे जो है प्रेरी कहा जाता है। याद रखें ये जो प्रेरी घास का मैदान है ये अपने गेहूं, ये अपने जो है कृषिगत उत्पादन खासकर मक्के के लिए काफी प्रसिद्ध है। मैं यहाँ पर पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए ज्यादा समय नहीं दूंगा। याद रखिए यहाँ की मुख्य नदी जो है वो कौन सी है, तो आई थिंक आप सभी को पता होगा, यहाँ की मुख्य नदी जो है वो मिसिसिपी है। इसी प्रकार से यहाँ आपको पैम्पस दिखाई देगा, यहाँ पर आपको कैंपोसा दिखाई देगा, यहाँ पर आपको पंपस दिखाई देगा। फाइन, ये जो है मैं नाम भी मेंशन कर दूं, पैम्पस, कैंपोसा और पाम्पस। फाइन, ये घास के मैदान आपको इस स्थान पर दिखते हैं। डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने वीडियो बना रखा है, आप वहां देख सकते हैं। अब ये याद रखिए यूरोप में भी कुछ, यहां पर मैं इस पोर्शन को हटाना नहीं चाहता, पर याद रखें कि यहां पर जो आपको मैदान दिखाई देंगे शीतोष्ण घास के मैदान है, इसे स्टेपीज, फाइन जस्ट अ फ्यू सेकंड, इसे स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। ये यूरोप के घास के मैदान है। मैं डिटेल में इसके बारे में बताने वाला हूं, इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो ये सारे जो है प्रमुख घास के मैदान हैं। हमने यहाँ तक का पोर्शन कवर कर लिया है, जहां मैंने जो है स्टार्ट करा, कहाँ से, जहां मैंने स्टार्ट करा बेसिकली पर्वतों से। पर्वतों वाला वीडियो जो है वो प्रीवियस है। ये हमने देखा सबसे पहले पठारों के बारे में। पठारों में हमने जो है सारे लगभग पठार मार्क कर लिए हैं। इसके पश्चात जो है हमने कुछ मैदानों के बारे में ये देखा, पठारों की लिस्ट है हमारे पास, ये हमारे पास जो है वो मरुस्थलों की लिस्ट है, और ये हमारे पास जो है वो मैदानों की प्लॉटिंग है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो सीरीज जो है पसंद आ रही होगी। थोड़ा सा जो है आप लोग से मेरी एक रिक्वेस्ट है, कोशिश करें कि इसे थोड़ा सा शेयर करें, इसे थोड़ा सा पुश करें। अगर ये आगे बढ़ती है तो हम और भी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे आप तक इसी प्रकार का वैल्यूफुल कंटेंट लाने के लिए। फाइन, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मैं P2I बैचेस में भी देखूंगा और इसी स्पिरिट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।